गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं आज पेपर 6 का डिस्कशन। और पेपर 6 के अंदर जो टॉपिक थे वो थे पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पैराबोला, कोनिक वाला पार्ट, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और वेक्टर 3D। तो ये पेपर था 30 क्वेश्चंस का, जिसमें मेंस लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस हैं और इन टॉपिक्स के लगभग सारे जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो टच हो गए होंगे। ठीक है, और आपने इस पेपर को अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब आप इसके सॉल्यूशन देखिए और सॉल्यूशंस के साथ साथ इन चैप्टर्स के अंदर जो की पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज भी कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑन अ गिवन बेस अ ट्राइंगल बी डिस्क्राइब्ड सच दैट सम ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द बेस एंगल्स इज कांस्टेंट देन द लोकस ऑफ द वर्टेक्स इज। तो क्या बोला है इसने, गिवन बेस है। तो गिवन बेस का मतलब जो लाइन सेगमेंट है वो फिक्स है, उसकी लंबाई फिक्स है। A triangle can be described such that sum of the tangents of the base angle। तो ऐसा करते हैं अपन, सहूलियत के लिए मान लेते हैं कि जो बेस है उसका एक एंड जो है 0 0 है और दूसरा एंड कोई फिक्स पॉइंट है a, 0, ऐसा मान लेते हैं। इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये फिक्स है। आप कोई भी पॉइंट मान लें, 0 0 मान लें, a 0 मान लें कन्वीनियंस के लिए, या फिर आप कुछ और मान लें, x1 y1 x2 y2, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आते हैं सम ऑफ टेंजेंट। एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं। ये अपन एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया और ट्राइंगल को नाम दे देते हैं अपन ना ABC। ठीक है, और क्या कह रहा है, सम ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द बेस एंगल, यानी कि जो बेस एंगल है, आराम से दिख रहे हैं ये वाला एंगल ये बेस एंगल है, ये वाला एंगल ये बेस एंगल है। तो ये क्या कह रहा है, सम ऑफ द टेंजेंट ना, तो इस एंगल का यानी कि बी एंगल का क्या लिखना है, tan। इस बात को लिखते हैं अपन टेंजेंट ऑफ बेस एंगल, यानी कि tan B और tan C है, दो बेस एंगल है। सम ऑफ टेंजेंट्स इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट को कुछ बोल देते हैं हम लैम्डा। तो अपन ने देखा है कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर tan अल्फा प्लस tan बीटा इस तरह से कांस्टेंट दे रखा होता है, फिर अपन लोकस के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, और लैम्डा को आखिरी तक अपने को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। साथ ही साथ क्योंकि ये बेस फिक्स है तो ए भी एक गिवन नॉन कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। आगे बढ़ते हैं, लोकस ऑफ वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का मतलब क्या है, पॉइंट ए। तो पॉइंट ए आप मानना चाहो तो h, k मान लो, या और कोई किसी वेरिएबल के साथ क्लैश नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट x, y भी मान सकते हो। ठीक है, ओके। अब बस इसमें ध्यान देने वाली बात ये कि यू मस्ट राइट, ये जो एंगल है इसका tan लिखना है तो यू मस्ट राइट इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पर गड़बड़ करते हैं। क्या लिखना है अपने को, इंटरनल एंगल का टेंजेंट। तो बेटे देखो यहाँ पर इस लाइन का जो स्लोप है वही तो है पॉजिटिव x के साथ एंगल, और वही तो है इंटरनल एंगल। तो इस B एंगल का जो इंटरनल एंगल है वही AB लाइन का स्लोप है, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन AB। अच्छा, अब यहां पर ध्यान से देखो, ये जो एंगल है ये इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल है, वो ठीक है। पर क्या मैं अगर AC लाइन का स्लोप लिखूं तो क्या AC लाइन का स्लोप इस एंगल का टेंजेंट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि स्लोप जो है वो होता है लाइन का एंगल विद पॉजिटिव x एक्सिस। तो इसमें और इसमें क्या रिश्ते नाते हैं, अगर ये एंगल C है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस C। तो स्लोप मैं जो लिखूंगा वो मुझे क्या देगी, वो मुझे देगी टेंजेंट ऑफ 180 माइनस C। और tan 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटे, माइनस ऑफ tan थीटा, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस tan C। तो माइनस tan C आएगा अपना स्लोप। ठीक है, तो स्लोप लिख लेते हैं। अब चलो अब लिखना चालू करते हैं स्लोप। जैसे इस लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 0 0 और h को जोड़ने वाली जो लाइन है उसका स्लोप जो है कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये लिख लिया। और मुझे लिखना है tan C लिखना है, और माइनस tan C किसके बराबर है, इस लाइन के स्लोप के बराबर है। तो इस लाइन का स्लोप भी लिखा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अर्थात k माइनस 0 अपॉन h माइनस a। ठीक है, और लिखना क्या है अपने को, tan b प्लस tan c। तो बेटे tan c क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव लिख लेते हैं। तो प्लस आ जाएगा k माइनस 0, और माइनस साइन मैंने कहाँ घुसा दिया, इसके अंदर घुसा दिया। तो h माइनस a का कितना हो जाएगा, a माइनस h, और ये दे रखा है अपने को लैम्डा। अब अपने को क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था लोकस में जो पॉइंट होता है उसे जनरलाइज करने के लिए h की जगह लिखते हैं x और k की जगह लिखा जाता है y। तो हम क्या करेंगे, इस रिलेशन में h को x और k को y से रिप्लेस करेंगे। तो k कितना आ जाएगा, y
डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू लेमडा। एलसीएम लिया तो यहां पर आ रहा है ए वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा। एक्स वाई गॉन, यहां से आ रहा है ए वाई इज इक्वल टू लेमडा ब्रैकेट में ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। हम एक बार ऑप्शंस पर नजर मारते हैं, हम लोकस के काफी करीब हैं। हमने एक बार ऑप्शंस को देखा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला इस तरह के रखें। तो यहां पर किसी का क्वाड्रेटिक टर्म नहीं है ना, ध्यान से याद करो। हाइपरबोला, सर्कल और एलिप्स, ये तीन जो है, ये तीनों ऑप्शंस जो है, इनमें एक्स स्क्वायर भी आता है और वाई स्क्वायर भी आता है, क्योंकि यहां पर केवल एक्स का स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर नहीं है। तो क्लियरली इस मुकाम पर मेरे दिमाग में एक ही ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन। तो सवाल आपका यहां पर समाप्त हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन अपना आ गया। यहां से आप भाग लो अब, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पर मैं आपको एग्जैक्ट एक बार बता देता हूं कि परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए, ओरिजिन शिफ्टिंग करते हुए एग्जैक्ट पैराबोला क्या आ रहा है। तो लेमडा से डिवाइड कर लिया तो आ रहा है ए बाय लेमडा इंटू वाई, और माइनस साइन से फिर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब एक खूबसूरत मौका है अपने पास परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, तो आ रहा है माइनस ए बाय लेमडा इंटू वाई प्लस ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाय 4। समझ में आ रहा है क्या? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया अपन ने, दोनों साइड ए स्क्वायर बाय 4 ऐड किया। अब राइट साइड बहुत क्लियर कट पिक्चर है, एक्स माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर, और राइट साइड अपन देखें अगर, तो अपन ने माइनस ए बाय लेमडा जो है कॉमन ले लिया, और यहाँ पर आएगा, अब सोचना पड़ेगा अपने को थोड़ा सा कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें, ये आएगा तो ये ए आ जाएगा, लेमडा लेमडा कटने चाहिए, और क्या अपॉन 4। एक बार देख लेते हैं, प्लस का ए स्क्वायर लेमडा कट गया, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बन गया, प्लस का ए स्क्वायर बाय 4। साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैपिटल ए इंटू वाई, ठीक है, ऐसा बन गया है। ओरिजिन शिफ्टिंग के साथ आराम से दिख रहा है, एक्स जीरो करके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ रहा है ए बाई 2 कॉमा ए लेमडा बाय 4, ठीक है, ये अपना वर्टेक्स। तो अब तो बिल्कुल ही साफ हो गया पूरी तरह कि भैया ये तो क्या है, पैराबोला ही है, ठीक है। और कौन सा वाला पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay या प्लस 4ay, ये कौन सा वाला पैराबोला होता है, अपवर्ड फेसिंग या डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, ठीक है। अच्छा ठीक है भैया, अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इससे अपन ने भी क्या सीखा इस क्वेश्चन से, कि जब भी आपको कुछ दे रखा हो, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से फॉर्म करें, स्लोप ठीक से लिखें, इंटरनल एंगल के टेंजेंस का ध्यान रखें, और स्लोप और कई बार ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का टेंजेंस जो उनमें एक रिलेशन होता है, उसको बहुत अच्छे से समझें, ठीक है। नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन द पैराबोलाज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4b इंटू एक्स माइनस 2a प्लस बी एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4a इंटू वाई माइनस 2b माइनस a इज इक्वल टू 0 एट द कॉमन एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो भाई ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, ये दो कर्व्स हैं, एंगल बिटवीन द कर्व्स। तो मैंने आपको बताया था एंगल बिटवीन द कर्व्स जो है, उसमें क्या होता है, जहां पर कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं उस जगह पर क्या बनाना होता है, टेंजेंट लाइन। और जब दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो उनके जो टेंजेंट है, उनके बीच में जो एंगल होता है, वो होता है डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये क्या बोल रहा है, एट कॉमन एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ओके, तो ये इशारे से कह रहा है कि जो कॉमन एंड है लेटेस्ट रेक्टम का, वही है इन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अपना फर्ज बनता है कि अपन लेटेस्ट रेक्टम के एंड कितने होते हैं पैराबोला के, 2। तो अपन पहले वाले के 2 एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लिखें, दूसरे वाले के 2 एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लिखें, और देखें कि उन दोनों में कौन सा ओवरलैप कर रहा है, कोई एक ओवरलैप कर रहा होगा।
अच्छा भाई इसको लिख करके देखते हैं। तो लेटेस्ट रेक्टम निकालने के लिए सबसे पहले अपने को ओरिजिन शिफ्टिंग से वर्टेक्स लिखना होगा। तो इसका वर्टेक्स लिखते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बन रहा है 4b इंटू ब्रैकेट में x माइनस लफड़ा, और लफड़ा क्या आ रहा है 2a माइनस b। इस प्रकार की तस्वीर अपन ने सेट कर ली। अब ये तस्वीर किसमें कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैपिटल A इंटू कैपिटल X, और x0 और y0 करके हमें क्या मिलता था, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। तो y0 करके तो अपने को सीधे सीधे प्लेन सिंपल y0 मिल रहा है, इसको 0 करके अपने को x इक्वल टू मिल रहा है 2a माइनस बी, अर्थात कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2a माइनस बी, 0। ठीक है भाई, तो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ये आ गए। अब आंखों से दिख रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू समथिंग, ये किस प्रकार का पैराबोला होगा। हम थोड़ी देर के लिए b को पॉजिटिव मान लेते हैं और ये फिर राइट फेसिंग पैराबोला हो जाएगा। बनाते हैं एक पैराबोला जिसमें ये नंबर पॉजिटिव लेते हुए और a और b पॉजिटिव लेते हुए पैराबोला बना रहा हूं। ये बना दिया अपन ने पैराबोला राइट फेसिंग। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 2a माइनस बी, 0। अच्छा ये लंबाई कितनी है, कैपिटल A का वैल्यू कितना है b। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि वर्टेक्स से फोकस की दूरी है ना, राइट फेसिंग पैराबोला में वर्टेक्स से फोकस की दूरी क्या होती है, इससे a यूनिट आगे, और a जो है कहां पर होता है प्रकट, यहां पर। तो अपने को क्या करना है, फोकस निकालने के लिए इस पॉइंट से कितना चलना है राइट साइड, b यूनिट्स। तो अगर मैं इस पॉइंट से b यूनिट राइट साइड चलूं तो 2a माइनस बी प्लस बी कितना जाएगा 2a, अर्थात फोकस के कोऑर्डिनेट मिल गए मेरे को, उनका नाम क्या है 2a, 0। फिर मैंने बताया था आपको लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स। तो लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करना होता है, एक डबल ऑर्डिनेट बनाना होता है पासिंग टू फोकस। और ये जो डबल ऑर्डिनेट है, ठीक है, ये जो डबल ऑर्डिनेट है इसके लिए अपने को फोकस से कितना यूनिट ऊपर जाना होता है 2a ऊपर एक एंड और 2a नीचे दूसरा एंड। तो a अफेक्टिव a जो है इसका क्या है b है, ठीक है, अफेक्टिव a b है। तो कितना यूनिट ऊपर जाना है 2b। तो इसमें अगर 2b में ऊपर गया तो इस पॉइंट से अगर 2b ऊपर गया तो जो पॉइंट मिलेगा वो कितना होगा 2a 2b, और इस पॉइंट से अगर मैं 2b नीचे गया तो मुझे पॉइंट क्या मिलेगा ये। ऑल राइट, अब तक मुझे पता चल चुका है कि पहले पैराबोला के लेटस रेक्टम के एंड्स क्या है। इनको लिख लेते हैं अपन 2a 2b ये एक एंड, कॉमा 2a माइनस 2b ये दूसरा एंड। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं इस दूसरे वाले पैराबोला पर, इसका एंड ऑफ लेटस रेक्टम निकालते हैं। तो भाई इसके लिए क्या करना होगा, इसको अपने को उधर उचकाना होगा। उचका दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a मल्टीप्लाइड बाय y माइनस लफड़ा, और लफड़ा कितना है 2b प्लस a, ऐसा बन रहा है। अब यहाँ नेगेटिव आने का मतलब, एक तो पिक्चर ऐसे बना लें अपन, कैपिटल X का स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल A कैपिटल Y। हाँ महारथियों, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना होता है, x को 0 y को 0। इसको 0 करना यानी कि इसको 0 करना, तो पटाख से x0 आ गया। इसको 0 करने से क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2b प्लस a। तो जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आए वो क्या आ गए बेटे 0, 2b प्लस a। और ये नेगेटिव साइन चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है कि पैराबोला कैसा होगा, डाउनवर्ड फेसिंग। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a होता है डाउनवर्ड फेसिंग। एक बार अपन एक पैराबोला बनाते हैं जिसमें a और b पॉजिटिव मान रहे हैं, तो भाई इस प्रकार का बन जाएगा। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0, 2b प्लस a। अच्छा फोकस आंखों से दिख रहा है कि फोकस जो जैसा कि मैंने बताया था अंदर की तरफ होता है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी a। अफेक्टिव a कितना है a, तो इस पॉइंट से कितने यूनिट नीचे जाना है a। तो इस पॉइंट से अगर a यूनिट नीचे गए तो जो पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 2b। ये अपन शिफ्ट कर गए है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। अच्छा फोकस से अपने को डाउनवर्ड फेसिंग में मैंने बताया था, फोकस से अपने को कितना इधर उधर जाके लेटस रेक्टम मिलता है 2a। तो इस पॉइंट से अगर अपन 2a गए, इस पॉइंट से अगर अपन 2a राइट गए तो जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा 2a, 2b। और इस पॉइंट से अगर अपन लेफ्ट गए 2a तो जो पॉइंट आएगा वो कितना होगा माइनस 2a 2b।
अच्छा 2a 2b और माइनस 2a 2b, ठीक है भाई। एंगल बिटवीन द पैराबोलास दिस एट द कॉमन एंड ऑफ लेटस रेक्टम। भाई कॉमन एंड, एक पैराबोला के लेटस रेक्टम के एंड्स ये, एक पैराबोला के लेटस रेक्टम के एंड्स ये। देखो कौन सा पॉइंट ओवरलैप कर रहा है, ये वाला। दिस इज द पॉइंट विच इज कॉमन टू बोथ द पैराबोलास। अपन वापस इसी पर आते हैं, एंगल बिटवीन द पैराबोलास। तो जैसा कि मैंने समझाया था आपको कि एंगल जो है दो कर्व्स के बीच का वो होता है जहां पर दोनों कर्व कट कर रहे होते हैं वहां पर टेंजेंट लाइन बनाना होता है और उनके बीच का फिर एंगल देखना होता है। तो दोनों कर्व्स पर हमें टेंजेंट लाइन का स्लोप चाहिए होगा भाई और बहनों, और 2a, 2b जो है अपन डिफरेंशिएट करके रख देंगे तो अपने को स्लोप मिल जाएगा। तो भाई और बहनों पहले वाले कर्व को डिफरेंशिएट किया तो कितना आ रहा है 2y y डैश, और 4bx का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2b, बाकी सब कांस्टेंट है उनका डेरिवेटिव कितना आएगा 0। अब इसमें रख दिया y की जगह 2b और x तो कहीं है नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा 2b मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dx इज इक्वल टू 4b। पटाख से दिख रहा है कि जो टेंजेंट लाइन का स्लोप है पहले वाली वो है 1। अच्छा दूसरे वाले कर्व को डिफरेंशिएट किया तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, 4ay का डेरिवेटिव आएगा 4a इंटू dy बाई dx या y डैश, बाकी सब कांस्टेंट है वो 0 हो जाएंगे। अगेन इसमें भी x और y की जगह रख दिया 2a 2b, क्योंकि यहाँ पर y तो है नहीं x ही है तो बस x की जगह ही रख दिया 2a, यहां से y डैश कितना आ गया -1। यानी कि दूसरे कर्व पर अपन टेंजेंट लाइन अगर देखें तो उसका स्लोप कितना आ रहा है -1, पहले पर आ रहा है 1। तो आंखों से दिख रहा है कि हाँ जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप है वो कितना आ रहा है -1। तो m1 m2 -1 ये तो अपने को पता नहीं कब से, सालों से याद है, बरसों से याद है कि दोनों कर्व्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90, यानी कि दोनों कर्व्स कितने हो जाएंगे ऑर्थोगोनल, ठीक है। अच्छा अब इसमें भी बहुत जो है कुछ कष्ट देने की कोशिश करी है अपने को। इसने 90 यहां नहीं दे रखा, tan इनवर्स 1 कितना होता है 45, tan इनवर्स √3 कितना होता है बेटे 60। तो ये गलत है, ये गलत है। अब इसको क्या अपने को देखना पड़ेगा। अच्छा भाई इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये tan इनवर्स कितना बनता है 1, क्योंकि पॉजिटिव के लिए cot इनवर्स अल्फा कितना होता है tan इनवर्स 1 बाय अल्फा, cot इनवर्स हाफ ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2, और cot इनवर्स 1/3 हो जाएगा tan इनवर्स 3। अच्छा जी भाई tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, फिर tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 कितना होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और कितना आएगा पाई प्लस करके, और tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 5 अपॉन -5 कितना हो जाएगा -1, तो यार tan इनवर्स ऑफ -1 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1। तो ये tan इनवर्स जो ऑड फंक्शन होता है तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स -x का सम कितना आएगा 0। तो ये ऑप्शन कह रहा है 180 है ना, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, यही ऑप्शन होगा। तो इसमें एक है ना प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, क्योंकि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 कितना हो जाएगा 3π/4 है ना। एक्चुअली में क्या है यहाँ पर भी आप कर लो इसको, है ना, इसको करेक्ट कर लो, cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 1 कर लो इसको, ठीक है ना। डी ऑप्शन है cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3, ठीक है। तो इससे अपन ने क्या रिवाइज किया, इससे अपना एओडी का एक कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया कि दो कर्व्स के बीच का एंगल जो है वो बराबर होता है एंगल एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
OA and OB are two mutually perpendicular chords of y square is equal to 4x. O being the origin, line AB will always pass through the point. अभी तो इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को, पैराबोला के सवाल है। OA and OB are two mutually perpendicular. O क्या है? ओरिजिन है OA. OB are two mutually perpendicular chords. ठीक है भाई, ये दो परपेंडिकुलर कॉर्ड्स बना दिए अपन ने। लाइन AB विल ऑलवेज पास थ्रू, ये लाइन अपने को बताना है हमेशा एक पॉइंट से पास करेगी। तो कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। जैसे मान लो आपने, ये तो खैर ओरिजिन है ही, तो इसको मान लेते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट T1। तो पैराबोला पर पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है? 80 स्क्वायर और 280। ये वाला पॉइंट मान लिया 80 स्क्वायर और 280। अच्छा, अगर एंगल 90 है बेटे, OA लाइन का स्लोप देखो, स्लोप ऑफ लाइन OA है ना, तो कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि 2a_t1 अपॉन a_t1 स्क्वायर। और ये कितना बन रहा है? 2/t1। अच्छा, स्लोप ऑफ लाइन OB इज इक्वल टू 2a_t2 अपॉन a_t2 स्क्वायर। ये कितना आ रहा है? 2/t2। अच्छा, अगर दोनों लाइंस का स्लोप अगर अपन मल्टीप्लाई करें, है ना, तो कितना आ जाएगा? 2/t1 मल्टीप्लाइड बाय 2/t2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये कंडीशन आ गया अपने पास। ये दोनों कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन है। अब भाई साहब क्या पूछ रहे हैं कि लाइन AB ऑलवेज पासेस थ्रू। तो आंखों से दिख रहा है लाइन AB जो है कॉर्ड है, कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट T1 एंड T2। तो कॉर्ड ज्वाइनिंग का मैंने आपको इक्वेशन याद करने को बोला था क्लास में। तो कॉर्ड ज्वाइनिंग का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू x अपॉन T1 प्लस T2 बाई 2 प्लस 2/T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ठीक है भाई, तो ये होता है कॉर्ड का इक्वेशन। अब हमें क्या दे दिया? T1 T2 माइनस 4। तो अब हमें ये चेक करना है कि इफ दिस, अगर ऐसा है, ठीक है, तो ये जो कॉर्ड है, ठीक है, इसके बारे में क्या कमेंट करना है? ऑलवेज पास थ्रू द पॉइंट। तो अपने को ये लैंग्वेज याद है, स्ट्रेट लाइन में फैमिली ऑफ लाइंस में आता है ये। और फैमिली ऑफ लाइंस में क्या आता है? L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। तो अपन ने फैमिली ऑफ लाइंस में ही पढ़ा था कि अगर अपने को एक लाइन दे रखा है इन द फॉर L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, तो वो हमेशा पास करता है थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। हमेशा इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेगा। अच्छा, तो ऐसे ही कुछ बनाना है अपने को। तो T1 T2 को अपन ने यहां पर रख दिया -4, T1 प्लस T2 को उधर उचका लिया, तो T1 प्लस T2 से मल्टीप्लाई किया y इज इक्वल टू 2x, और T1 T2 कितना है? -4, तो आ जाएगा -8 है ना, ऐसा बन रहा है। थोड़ी देर के लिए T1 प्लस T2 को मान लिया लैम्डा, तो आ रहा है लैम्डा y इंटू x माइनस 4 है। सबको एक साइड लिया है, 2 इंटू x माइनस 4 है माइनस लैम्डा इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब तो वैसी पिक्चर बन गई है। अब इसका मतलब क्या है? ये हमेशा पास करेगा थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ ये दोनों लाइन। तो एक लाइन आ रहा है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरा लाइन आ रहा है y इज इक्वल टू 0। तो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 4a, 0। ठीक है भाई, 4a, 0 जो है ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जिससे हमेशा ये लाइन पास कर रहे हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन। भाई इसके अलावा मैंने आपको एक तरीका और बताया था, ठीक है, और वो तरीका था होमोजेनाइजेशन का। मैंने आपको बताया था कि दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, मेथड 2, और ये फंडा होता है होमोजेनाइजेशन। तो होमोजेनाइजेशन में होता क्या था कि अपने को दे रखा है कॉर्ड,
कॉर्ड का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और 2 डिग्री कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। फिर क्या करते थे कि कॉर्ड और 2 डिग्री कर्व जहां कट कर रहे हैं तो उन दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको जोड़ते थे अपन ओरिजिन से, जो कि इस केस में बन गया है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। और अगर महारथी इस एंगल के बारे में जानना चाहते हैं तब ये फंडा जो है वो यूज होता है। इस टाइप के प्रोफाइल में ये वाला चीज आता है, तो वही प्रोफाइल बन रहा है क्योंकि क्या है, इसको ओरिजिन से जोड़ा, इसको ओरिजिन से जोड़ा, तो होमोजेनाइजेशन का बन गया सवाल। अच्छा, होमोजेनाइजेशन में जो ट्रिक होती है ना, जो ट्रिक है वो होता है कि 1 को क्रिएट करो और जो 2 डिग्री कर्व है उसके सभी टर्म्स को क्या करो, 2 डिग्री का, प्योरली 2 डिग्री का बना दो। तो भाई यहां से अपन ने क्रिएट किया 1 y माइनस एम एक्स सी, ये अपना 1 प्रकट हो गया। यहां पर ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री, ये कितने डिग्री का है, 1 डिग्री। तो अपन ने इसको ऐसे लिख लिया वाई स्क्वायर माइनस 4x मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 0, और इस 1 की जगह उठा के ये पटक दिया, तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस 4x इंटू वाई माइनस एम एक्स डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू 0। और अब फंडा क्या है कि भाई ये आ गया अपना लाइन OA एंड लाइन OB का कंबाइंड इक्वेशन, जिनके बीच में एंगल कितना दे रखा है अपने को, 90। तो दो लाइंस के बीच का एंगल अगर 90 है तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये कितना आता है, 0। तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 1। बेटा ये तो अपने काम का नहीं है ना, ये तो क्या एक्स वाई है, हाँ ये काम का है ना। यहां से कितना आ रहा है, 4am बाई सी इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से c का वैल्यू कितना आ गया, -4m। ओके, तो कंडीशन ये है कि c का वैल्यू कितना होगा, -4m, अगर लाइन सबटेंड कर रही है 90। इस बात का इस्तेमाल अपन ने यहां पर कर लिया, c की जगह रख दिया, चाहे यहां रख दो एक ही बात है, यहां रखो चाहे वहां रखो, तो वो लाइन बन जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 4m, फर्दर m कॉमन लेके आ जाएगा, m इंटू एक्स माइनस 4m, फटाफट दिख गया। ये लिखा है आर्बिट्री कांस्टेंट लैम्डा, ये लिखा है एक लाइन और लिखा है दूसरा लाइन, इसको 0 कर दिए, इसको 0 कर दिए, तो लाइन 1 इंटू लैम्डा लाइन 2, तो ये हमेशा किससे पास करेगा, इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, और वो आराम से दिख रहा है वो जो पॉइंट है जिससे ये फैमिली ऑफ लाइन हमेशा पास करेगा, दैट इज 4a, 0। तो इस तरह से भी अपन ये सवाल कर सकते हैं, 4a, 0 आंसर है। ठीक है, तो इससे अपन ने रिवाइज किया। एक तो होमोजेनाइजेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब भी 2 डिग्री दे रखा है, 1 डिग्री दे रखा है, होमोजेनाइज करना होता है अगर उनसे ओरिजिन को जोड़ने वाली लाइंस की इक्वेशन के बीच का एंगल बताया है, इस टाइप का प्रोफाइल है। दूसरा अपन ने रिवाइज किया कि पैराबोला का कॉर्ड अगर 90 सबटेंड कर रहा है वर्टेक्स पर, तो T1 T2 कितना आएगा, -4। ठीक है, अभी नेक्स्ट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स। तो इन दो कर्व्स के बीच में मिनिमम दूरी पूछा है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है, पैराबोला, ये भी क्या लिखा है, पैराबोला। ये पैराबोला कैसा है, राइट फेसिंग, ये पैराबोला कैसा है, अपवर्ड फेसिंग। और ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, दुनिया में जहां जहां y है, y की जगह क्या आ गया, x। दुनिया में जहां जहां x है, x की जगह क्या आ गया, y। तो ऐसा करने पर कि x की जगह y, y की जगह x, फिर आपने एक नया कर्व ऑब्टेन किया। क्या किया, एक कर्व था उसमें जहां जहां x है x की जगह y, जहां जहां y है y की जगह x रखा, तो इससे जो कर्व प्राप्त होता है, नया कर्व, वो कर्व और पुराना वाला कर्व, उनमें क्या करेक्शन होता है। देखो मैंने आपको बताया था क्लास में कि कोई पॉइंट है a, b, इसका रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x कितना आता है बेटे, b, a। ठीक है ना। तो फंडा क्या है कि AB जो है और BA जो है वो सिमेट्रिक हैं अबाउट ईच अदर।
ठीक है, क्या है वो, सिमेट्रिक हैं अबाउट ईच अदर, अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x। अच्छा, अगर ये दोनों सिमेट्रिक हैं, ठीक है, तो अपन एक ग्राफ बना के देखते हैं कि सिमेट्रिक किस प्रकार से है। यहां पर राइट साइड में इसको ओरिजिन शिफ्टिंग के साथ लिखने की कोशिश करी तो आ जाएगा 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स माइनस 1। यहां पर भी इसको ओरिजिन शिफ्टिंग के साथ लिखा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 इंटू वाई माइनस 1। तो बेटे यहां पर जो a का वैल्यू कितना आ रहा है 1/4, यहां पर भी a का वैल्यू आ रहा है 1/4। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है बेटे, इसको 0 किया 1, इसको 0 किया 0, 1, 0। तो इस राइट फेसिंग पैराबोला का वर्टेक्स है 1, 0, इसका वर्टेक्स है 0, 1, है ना, बनाते हैं। ये पॉइंट है 1, 0, ये पॉइंट है 0, 1। ये इस तरह से दो पैराबोला आएंगे। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि ग्राफ सिमेट्रिक होगा। एक ग्राफ को अगर आईने में देखोगे, आईना जो है ये लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स, किसका काम कर रहा है, आईने का। तो इसको अगर आईने में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ऑल राइट, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व, तो मैंने बताया था आपको कि अगर मान लो एक कर्व ऐसा है, एक कर्व ऐसा है, तो जो लाइन है जो कि मिरर का काम कर रही है वो लाइन सिमेट्रिक है। तो अगर आप जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे, बिटवीन द कर्व, वो किसके अलोंग होता है, अलोंग द नॉर्मल, है ना। इस बात को लिख लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज अलोंग कॉमन नॉर्मल, ठीक है। किसके अलोंग होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कॉमन नॉर्मल के अलोंग, यानी कि वो लाइन जो दोनों पर नॉर्मल हो एक साथ। तो भी आंखों से दिख रहा है कि अगर अपन मान लो यहां पर नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो हैं वो क्या है, सिमेट्रिक हैं अबाउट दिस। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे, किसी और को जोड़ लो, मान लो आपने इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, तो दिख रहा है कि हाँ सही बात है कि ये दोनों पॉइंट सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ये लाइन जो है नॉर्मल नहीं है ना। और इस पर नॉर्मल अगर यूं ड्रॉ करोगे तो क्या वो इस पर नॉर्मल आएगा, नहीं आएगा। तो नॉर्मल आने के लिए क्या होना चाहिए कि इस कर्व पर और इस कर्व पर जो टेंजेंट लाइन होने चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल। इनफैक्ट अगर टेंजेंट लाइन पैरेलल होंगे तो यहीं पर आंखों से दिख रहा है कि टेंजेंट लाइन का स्लोप और ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, टेंजेंट लाइन का स्लोप और जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, इन दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं, एक कर्व पर कोई पॉइंट मान लेते हैं, एक्स अल्फा है और एक्स अल्फा है, तो वाई कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। और इस लाइन का स्लोप y इज इक्वल टू एक्स, बेटे y इज इक्वल टू एक्स का स्लोप कितना होगा, 1। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। अच्छा, अल्फा 1/2 है तो ये पॉइंट हो जाएगा 1/2 और 1/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5/4। अच्छा, अपने को पता है कि ये पॉइंट के ठीक सिमेट्रिक दूसरा पॉइंट है जिसके बीच का दूरी शॉर्टेस्ट होगा। तो ए बी का इमेज कितना हो जाएगा, बी ए, यानी कि 5/4, 1/2। एंड दीज टू पॉइंट्स आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर, है ना, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज अलोंग कॉमन नॉर्मल। तो आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, √of 5/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 5/4 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3/4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 का रूट, तो आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाई √2। तो 3/4 इंटू √2 भाई कहाँ आ रहा है, ए ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन अपना आंसर।
अब ए ऑप्शन अपना आंसर। अब इसमें अपने को जो ध्यान देने वाली बात थी वो ये थी कि दो कर्व्स अगर वो बने हैं, एक में x को y को x से रिप्लेस करके, तो वो सिमेट्रिक हो गया अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स। और ये मैंने बताया था क्लास में कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज अलोंग कॉमन नॉर्मल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट भी पैराबोला का ही सवाल है। लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ पैराबोला अपॉन ऑल सच कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला विच सबटेंड 90 डिग्री एट वर्टेक्स इज। क्या कह रहा है? लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स अपॉन कॉर्ड्स, तो अपन ने ये परपेंडिकुलर डाल दिया और ये अपन ने इसको जोड़ा, ये अपन ने इसको जोड़ा, सबटेंड 90 डिग्री एट वर्टेक्स। ये 90 डिग्री वर्टेक्स पर सबटेंड कर रहा है। अच्छा, अभी क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट का लोकस निकालना है, तो मान लेते हैं इसको h, k। अच्छा, लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, तो भैया अभी भी अपन ने देखा था कि ये जो कॉर्ड होता है जो 90 सबटेंड करता है ना, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, कॉर्ड जो 90 सबटेंड करता है वो जो है वो हमेशा किस पॉइंट से पास करता है? 4a, 0 से। ठीक है ना, तो अपने को इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट है वो क्या है? 4a, 0। ठीक है ना, जब भी कोई कॉर्ड 90 सबटेंड करे तो वो किस पॉइंट से पास करेगा? 4a, 0 से। अच्छा, अगर मान लो ये h, k है, तो इस लाइन का इक्वेशन लिखते हैं भाई, क्योंकि ये 0, 0 है तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0, k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0, ये इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। तो इसके नेगेटिव रेसिप्रोकल है ना, क्योंकि मैं ये लाइन लिखना चाहता हूँ, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? माइनस h बाई के। और क्योंकि एक पॉइंट पता है और एक स्लोप पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन लिख लेते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये k उधर उसका लिए, तो जाएगा ky माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस hx प्लस h स्क्वायर। तो h और k के टर्म एक साइड लिया है, सॉरी x और y के टर्म एक साइड लिया है, आर्बिट्री कांस्टेंट अपन ने दूसरी साइड रखे। ठीक है, तो ये आ रहा है अपना पैराबोला, सॉरी लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन। अभी क्या कह रहा है? ये जो लाइन है वो सबटेंड करे 98 वर्टेक्स। तो इस कंडीशन को आप अगेन जैसा कि बताया था अभी, दो तरीकों से यूज कर सकते हो। आइदर यू कैन गो बाय होमोजेनाइजेशन, इस लाइन और इस पैराबोला को होमोजेनाइज कर दो। दूसरा तरीका, हमें पहले ही पता है लाइन 90 सबटेंड कर रही है, रिजल्ट याद है अपने को कि लाइन पास करेगी 4a, 0 से, तो इसमें x की जगह रख दिया अपन ने 4a और y की जगह रख दिया अपन ने 0, तो आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। और अपने को पता है लोकस के लिए क्या करना होता है? आखिरी में h की जगह x और k की जगह y रिप्लेस करना होता है। ठीक है, तो कर देते हैं। तो h की जगह रख दिया x, h की जगह रख दिया x और k की जगह y, ऐसा बन रहा है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है ना, ये अपना आंसर। अब ये तो तब तक जब आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, अगर मान लो याद नहीं है तो फिर ये दिमाग में आना चाहिए कि ये लाइन और पैराबोला को अपन होमोजेनाइज करें। तो होमोजेनाइज करने के लिए यहां से देखो 1 क्रिएट करते हैं, 1 बनाया, एच एक्स प्लस के वाई अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये बन गया अपना 1। और अब इसको कर दिया होमोजेनाइज पैराबोला के साथ। तो पैराबोला में ये वाला टर्म कितने डिग्री का? 2 डिग्री। ये कितने डिग्री का? 1 डिग्री। और 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय इस प्रकार का 1 जो खुद 1 डिग्री हो, उससे ये कर्व हो जाएगा होमोजेनाइज। ये हो गया होमोजेनाइज। और होमोजेनाइज करने के बाद क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को 0। तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर अपने काम का है ये -4ah अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अपने काम का नहीं है ये, क्योंकि ये एक्स वाई है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना कर दिया? 0। उचका लिया इसको, तो ये बनेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर
माइनस 4AH इज इक्वल टू 0। एच और के की जगह एक्स और वाई रख दिया, कितना आ गया ए ऑप्शन। तो आप देख ही रहे हैं कि बार बार इस प्रकार का सवाल आता है, इस टाइप का प्रोफाइल आता है कि कॉर्ड सबटेंड 90 डिग्री एट ओरिजिन। तो याद रखें T1 T2 कितना होता है -4 एक तरीका, और 4A, 0 होता है दूसरा। होमोजेनाइजेशन से यही डिराइव करोगे, नहीं याद हो तो होमोजेनाइजेशन से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is straight line joining any point P on the parabola y square is equal to 4x to the vertex and perpendicular from the focus to the tangent at P intersect at R. Then the equation of locus of R is, है ना, locus of R का equation बताना है। Straight line joining any point P, any point P on the parabola to the vertex, vertex मान लेते हैं अपन B पॉइंट है। अच्छा और क्या है, इसको जोड़ देते हैं। चलो पहले तो क्या कह रहा है, फोकस टू टेंजेंट एट पी, टेंजेंट एट पी बनाया, ये अपने बना दिया पी पर स्पर्श रेखा। अब क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू टेंजेंट एट पी। इंटरसेक्ट एट आर। अब बेटे इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने क्लास में रिवाइज कराया था आपको कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान से सुन लो। अगर फोकस से किसी भी टेंजेंट पर अपन परपेंडिकुलर डालते हैं तो जो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा किस पे लाई करता है, टेंजेंट एट वर्टेक्स पर, है ना। यही रिजल्ट इसमें काम आएगा। ठीक है, मैं इसका प्रूफ देता हूं। अपन ने इसका लिखा टेंजेंट, तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी। ठीक है, ये टेंजेंट लाइन। अच्छा देखो, इसका इंटरसेक्शन विद y एक्सिस है ना, तो उसने क्या किया, x को 0 कर दिया, और x को 0 करते ही y की वैल्यू कितनी आ गई, 80। तो ये पॉइंट है 0,80। अच्छा अब अगर मान लो मैं f को जोड़ रहा हूं, है ना, f को इस पॉइंट से जोड़ रहा हूं, तो मैं जो बोल रहा था वो ये था कि f और इस पॉइंट को जोड़ेंगे तो हमेशा ये जो लाइन है वो इस टेंजेंट लाइन के क्या आएगी, परपेंडिकुलर। ये अभी मैं साबित करता हूं 2 मिनट में। देखो बेटे, इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप देख रहे हो कितना आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पटाख से कितना आ गया, -t। बेटे इस लाइन का स्लोप देख रहे हो कितना आ रहा है, 1/t। दोनों का प्रोडक्ट देख रहे हो m1 m2 कितना आ गया, -1, विच मीन्स दे आर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा अब ये क्या पूछ रहा है, इंटरसेक्ट एट आर। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, आर, और ये बोल रहा है आर का लोकस बताओ। तो आप आर पॉइंट को मान लो h, k मान लो, चलो ठीक है। अच्छा तो एक तो ये पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन लिखा, पॉइंट से लिख रहा हूं, तो y इज इक्वल टू आएगा mx, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, और स्लोप हो जाएगा 280 y बाय x। तो ये लाइन कितना बन गया भाई, 80 काट के 2/t इंटू x, इसमें अपन ने रख दिया, धर दिया hk, तो कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2/t इंटू एच। ये एक रिलेशन hk में, दूसरा hk में रिलेशन आएगा यहां से, ये लिख लेते हैं अपन, y माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस ए। कहां से आया ये पॉइंट, और स्लोप लिख लेते हैं। स्लोप तो जानते हैं अपन, इसका 1/t था तो इसका कितना था, -t। इसमें रख देते हैं अपन h, k, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा -t इंटू h माइनस ए। t एलिमिनेट करना है यहां से, तो t का वैल्यू यहां से उठा के आप यहां रख दो, आ जाएगा आपका आंसर। तो k प्लस h माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई t, और t का वैल्यू है ना, इस इक्वेशन को लिखा है ऐसे, है ना, k प्लस h माइनस ए इंटू टी।
और t जो है वो यहां से पटक लूंगा, कितना आ रहा है t 2h/k। एलसीएम लिए तो कितना आ रहा है k स्क्वायर प्लस ट्वाइस h स्क्वायर माइनस AH इज इक्वल टू 0। और h और k की जगह रख दिया अपन ने x और y, तेरा y स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर माइनस AX इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर माइनस x देखना पड़ेगा, y स्क्वायर तो एक ही जगह आ रहा है, बी ऑप्शन जो है वो अपना आंसर है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन से अपन ने सीखा कि एक रिजल्ट कि कोई भी टेंजेंट हो, कोई भी टेंजेंट अगर आप फोकस से उस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो कहां पर होता है, हमेशा वो टेंजेंट एट वर्टेक्स पर होता है। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अ सर्कल हैज सेम सेंटर एज एन एलिप्स एंड पासेस थ्रू फोकाई F1 एंड F2। फोकाई मतलब फोसाई या फोकाई, प्लूरल ऑफ फोकस, दो फोकस की बात कर रहे हैं। एलिप्स के कितने होते हैं, दो फोकस। हाइपरबोला के कितने फोकस होते हैं, दो। पैराबोला कितना होता है, एक। सच दैट द टू कर्व्स इंटरसेक्ट इन 4 पॉइंट। तो सर्कल और पैराबोला को कितनी जगह भिड़ाना है अपने को, 4 जगह। ये पहले तो अपन ने एलिप्स को लेटा लिया। सर्कल पासेस थ्रू फोकस, सेम सेंटर, सेंटर सेम है और सर्कल पास कर रहा है फोकस से। ये तो अगर सेंटर सेम है और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो सेंटर आ रहा है, तो जरूर ये दोनों क्या हो जाएंगे, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड। भी कॉर्ड्स का मिड पॉइंट अगर सेंटर है तो कॉर्ड जो है क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये एक पॉइंट है जो सर्कल पर है, ये दूसरा पॉइंट है सर्कल पर है। तो सर्कल के कोई भी दो पॉइंट लिए, ये और ये, अगर मिड पॉइंट सेंटर आ रहा है तो ये और ये क्या होंगे, डायमीटर होंगे। अब बना लेते हैं इस तरह से कि भिड़ंत जो है वो 4 जगह हो जाए। ये अपन ने 4 जगह भिड़ा दिया, सर्कल को और एलिप्स को। अच्छा जी, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, AE, 0। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -AE, 0। ठीक है, सर्कल है तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो भी कितना हो जाएगा, 0, AE। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 0, -AE। और बेटे ये वाला पॉइंट कितना होता है, मेजर एक्सिस के एंड्स क्या होते हैं, A0 और -A0। माइनर एक्सिस के एंड कितने होते हैं, 0B और 0-B। P be any one of there, बोल रहा है कि P कोई भी पॉइंट मान लो इंटरसेक्शन का, तो मान लिया ये वाला पॉइंट है। अब बोल रहा है द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स इज 17। तो हम जानते हैं मेजर एक्सिस की लंबाई जो है कितनी होती है, 2 है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, भाई ये मेरा F1 है, ये मेरा F2 है। तो बोल रहा है कि PF1 F2 ये जोड़ा और ये जोड़ा, ये कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बाल को ये दोनों पॉइंट क्या हैं, सर्कल के डायमीटर। ये जो पॉइंट है वो क्या है, सर्कल पर। ठीक है, तो अगर ये दोनों पॉइंट जो है सर्कल के डायमीटर है, ये पॉइंट सर्कल पर है, तो ये जो है ये क्या बन जाएगा, F1 F2 को लेके आधा सर्कल। आधे सर्कल में एंगल हमेशा क्या आता है, 90। एंगल इन सेमी सर्कल हमेशा क्या होता है, 90। तो इसी राइट एंगल ट्राइंगल का क्या बोल रहा है, ये एरिया कितना है, 30। अच्छा बेटे देखो, पॉइंट को फोकस से जोड़ा, पॉइंट को दूसरे फोकस से जोड़ा। तो अगर ये लंबाई जो है अगर A होती है, यानी कि इस डिस्टेंस को अगर A माने, तो एलिप्स की एक सबसे सुंदर प्रॉपर्टी वो क्या होती है, PF1 प्लस PF2। ये कितना होता है, 2 है, और यही दे रखा है अपने को 17। तो अगर मान लो मैंने इसको A नहीं, इसको कुछ मान लेते हैं, T मान लेते हैं, ये T माना, तो ये वाला जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, 2A माइनस T। या ऐसे सोच लो कि X और Y माना, तो हाफ ऑफ XY, ये कितना दे रखा है अपने को, 30। यानी कि XY कितना दे रखा है, 60। और X प्लस Y है ना, ये कितना दे रखा है अपने को, 17। तो ये तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, पट 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 कर सकते हैं अपन। दो नंबरों का प्रोडक्ट आ रहा है 60 और उनका सम कितना आ रहा है, 17। तो ये तो दिख गया अपने को नंबर, है ना। वो नंबर क्या हो जाएंगे बेटे, 5 और 12, 12 5 60।
और नहीं समझ में आ रहा तो अपन क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक बना के फटाक से आ जाएगा। y को एलिमिनेट कर लिया सेकंड वाले से, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 0, ये बन गया x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया अपना x का वैल्यू 5 और 12। जो x 5 है तो y कितना हो जाएगा 12, जो x 12 है तो y हो जाएगा 5। तो एक आ रहा है 5 और एक आ रहा है 12। दोबारा आते हैं सवाल पर। तो भाई ये क्या कह रहा है बालक, फोकस के बीच का दूरी। तो फोकस के बीच का दूरी ध्यान से देखो बच्चों, ये आ रहा है और इनमें से एक दूरी कितना आया था 5 और एक दूरी कितना आया था 12। तो ये 5 है उसके परपेंडिकुलर, यानी कि दूसरा लेग जो है, दूसरी टांग जो है 12 है, पहली टांग 5 है। तो इन दोनों की टांग खींचे तो कितना बन जाएगा ये 13, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम से ट्रिपलेट बन रहा है, पाइथागोरस ट्रिपलेट 5 12 13 का। तो फोकस के बीच का डिस्टेंस धम्म से आ गया 13। तो 13 किधर लिखा हुआ है, ये रहा 13, ठीक है ना। आंसर है सी ऑप्शन। भाई ये एलिप्स का सबसे बेसिक सवाल था, है ना, पहला ही सवाल सबसे बेसिक। और एलिप्स के जो बेसिक्स हैं वो क्या है, फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है 2a ही, सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स या फोकस होता है 2a, ठीक है। यही अपन ने इसमें सीखा। अगले सवाल पर चलते हैं। एन एलिप्स having foci at 3 3 and minus 4 4 and passing through origin has eccentricity equal to। एक बार एक रफ स्केच बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या कह रहा है, 3 3 है, ये 3 3 तो कहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा। x माइनस 4 और y 4 यहां पर कहीं पर आ जाएगा। फोकस है ये, है ना, ये फोकस है। हाँ ये अपन ने पॉइंट मार्क कर ली। एक अंदाजे से एक एलिप्स बनाते हैं जिसके ये फोकस बन जाए। एक बार ये इसको जोड़ देते हैं, ये अपना फोकल एक्सिस। तो एलिप्स बनाना है तो लग ही रहा है कि एलिप्स इस प्रकार का कुछ होगा। ये अपन ने रोटी बना दी, ठीक है। खैर यही अपना एलिप्स है फिलहाल, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से फोकस। हाँ अब क्या कह रहा है, एलिप्स हैविंग फोकस एट दिस पासिंग थ्रू ओरिजिन हैज एसेंट्रिसिटी इक्वल टू। तो मान लो ये पॉइंट जो है वो है 3 3 दे रखा है अपने को, माइनस 4 4। तो अपने को पता है कि दोनों फोकस के बीच का जो दूरी होता है, स्टैंडर्ड हो चाहे किसी भी प्रकार का हो, है ना, हमेशा जो फोकस के बीच का डिस्टेंस होगा वो कितना होता है 2a, है ना। दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है 2a। अच्छा, इसने बड़ी चालाकी से अपने को एक और हिंट दिया है कि एलिप्स पास कर रहा है ओरिजिन से। तो बेटे अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो कोई भी पॉइंट ऑन एलिप्स का डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट फोकस और उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड फोकस, यानी कि PF1 प्लस PF2, है ना, ये हमें क्या पता होता है, ये बराबर होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के। और ये दोनों ही क्वांटिटी निकाली जा सकती हैं। जैसे F1 F2 है तो अपन निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। कितना आएगा 3 + 4 अंडर रूट ऑफ 3 + 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बेटे 49 + 1। 49 + 1 कितना होता है 50। ओके, और PF1, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 ओरिजिन। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, कितना रहा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस PF2 कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या है सेम, ये कितना आ जाएगा 2 है। अच्छा बेटे ये कितना बन जाएगा 3√2 और बेटे ये क्या बन जाएगा 4√2, है ना, इज इक्वल टू 2 है।
और 3√2 प्लस 4√2 कितना हो जाएगा 7√2। तो अपन ने ये पाया कि 2AE बराबर आ रहा है इसके और 2A बराबर आ रहा है 7√2 के। थोड़ा बेटे 50 को क्या लिख लिया अपन ने 25 इंटू 2, तो यहां पर क्या प्रकट होगा 5√2। अब दोनों को अगर अपन डिवाइड कर दें तो पटाख से अपने को दिख रहा है E का वैल्यू आ जाएगा 2AE अपॉन 2A बराबर आएगा 5√2 अपॉन 7√2, है ना। और 5√2 अपॉन 7√2 कट्टस कितना आ जाएगा 5/7, कट्टस कितना आ जाएगा E। तो E का वैल्यू कितना आ गया 5/7, है ना। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू इज 5/7, ठीक है। तो 5/7 कहां पर है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन अपना आंसर है। अगेन वही प्रॉपर्टी अपने दोबारा रिवाइज करी कि कोई भी पॉइंट ऑन एलिप्स है उसका डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन, the y-axis is the directrix of the ellipse with eccentricity is equal to half and the corresponding focus at 3,0, equation to its auxiliary circle। तो बेटे याद करो x² प्लस y² है ना। अगर एलिप्स ये है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, एलिप्स ये है और इसमें जो a जो है x के नीचे वाला जो है वो बड़ा होता है, तो इसका बेटे ऑक्सिलरी सर्कल कितना आता है, यस ऑक्सिलरी सर्कल आता है x² प्लस y² इज इक्वल टू बड़े का स्क्वायर, जिसके नीचे बड़ा है वही बड़ा जो है यहाँ रखना है। अच्छा बाकी पार्ट देखते हैं, इसमें एक स्केच बनाना पड़ेगा अपने को, है ना, क्योंकि ये जो एलिप्स है ये नॉर्मल एलिप्स नहीं है, क्योंकि नॉर्मल एलिप्स में सेंटर कितना होता है, जैसे इसका सेंटर कितना है 0 0, इस वाले एलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स जो है वो y एक्सिस है। चलो बनाते हैं। तो ये तो हो गया इसका डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स अपने को पता है कट नहीं करता। अच्छा एक पॉइंट दे रखा है फोकस, बेटा फोकस कहां दे रखा है 3 0। अच्छा तो इमेजिन करो एक नॉर्मल चुन्नू मुन्नू सा एलिप्स बना लो साइड में और सोचो कि इसका डायरेक्ट्रिक्स एक इधर होता है एक इधर को होता है और फोकस यहां होता है एक यहां होता है, तो किस प्रकार का रहा होगा कि 3 0 है और इधर है और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इधर है, तो जरूर एलिप्स का जो डायग्राम होगा वो कैसा बना होगा, ऐसा। तभी तो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है। इसका डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट साइड में और इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, राइट साइड में, ठीक है, ऑल राइट। अच्छा एक और बहुत बेसिक बात कि फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं ए और डायरेक्ट्रिक्स के होते हैं x इक्वल टू a/। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का दूरी कितना आया भाई, डायरेक्ट्रिक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होता है a/, और फोकस का x कोऑर्डिनेट कितना होता है a, और इसके और इस लाइन के बीच का दूरी वो दिख रहा है कितना आ रहा है 3, और इससे अपना a आ जाएगा क्योंकि e का वैल्यू कितना है हाफ, e हाफ है तो कितना बनेगा 2a, और ये क्या बनेगा a/2, ये कितना है 3, और ये कितना बनेगा 3a/2। यहां से a का वैल्यू कितना आ रहा है 2, ऑल राइट। तो a का वैल्यू 2 आ रहा है। अच्छा तो a का वैल्यू 2 आ गया। अब क्या करना है अपने को ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन बताना है। तो बेटे ऑक्सिलरी सर्कल का जो सेंटर होता है ना, याद करो जैसे ये अपना एलिप्स और इसका जो ऑक्सिलरी सर्कल होगा, तो बेटे ऑक्सिलरी सर्कल का जो सेंटर होता है और एलिप्स का जो सेंटर होता है वो क्या होता है सेम। तो यहां पर भी इसका सेंटर निकालना पड़ेगा। तो सेंटर निकालने के लिए सेंटर और फोकस के बीच का दूरी कितना होता है AE देख लेते हैं अपन। बेटे AE, A का वैल्यू 2 है, E का वैल्यू हाफ है। A का वैल्यू 2 है, E का वैल्यू हाफ है, तो AE कितना हो गया 1। और अपने को फोकस से, क्योंकि फोकस जो है उसका डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट साइड में, तो इस फोकस के अपने को सेंटर के लिए क्या करना होगा, राइट साइड में चलना होगा। और कितना दूरी चलना होगा 1। तो राइट साइड में अगर अपन 1 यूनिट चले तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4,0। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 4,0। ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो सेंटर आ गया सर्कल का, है ना। तो सर्कल का सेंटर अगर ये, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी,
ये हो जाएगी। और रेडियस बेटे ऑक्सी सर्कल का रेडियस कितना होता है, ए ही होता है, और ए बड़ा है क्योंकि ये जो है इसका जो एक्सिस है वो किसके अलाउंगे, एक्स एक्सिस, तो जरूर यही ए बड़ा रहा होगा। तो सेंटर अपने को मिल गया 40 और रेडियस मिल गया अपने को 2, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, ये अपना आंसर। अब इसको ये सिंप्लीफाई करना चाहता है, कर लिया, प्लस 16 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। बेटे 16 माइनस 4 कितना जाएगा 12, प्लस का 12 आ रहा है, तो प्लस का 12 मतलब ए ऑप्शन अपना आंसर। भाई सवाल से अपन ने क्या सीखा, एक तो डायरेक्ट्रिक्स होती है लाइन x इक्वल टू ए बाई, फोकस होता है ए ई कॉमा 0, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है ए बाई ई माइनस ए ई। ये ध्यान रखना कि एलिप्स में ई का वैल्यू क्या होता है 1 से कम, हाइपरबोला में क्या होता है ई का वैल्यू 1 से ज्यादा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एलिप्स का ही क्वेश्चन, और अपन क्वेश्चन जो है वो टेंजेंट्स पर देख रहे हैं ना, बेसिक वाले जो क्वेश्चंस हैं जिसमें फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, सेंटर, ये वाले ये सवाल खत्म हो गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन टेंजेंट टू द एलिप्स। तो मैंने आपको टेंजेंट के लिए एक शानदार ट्रिक बताई थी। जैसे मान लो आपको किसी एलिप्स की टेंजेंट लाइन लिखनी है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि जब हम ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको टेंजेंट मानते हैं किसी एलिप्स का, तो हम उस वक्त ये थोड़ा ना ध्यान दे रहे होते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम तो बस x के नीचे वाला जो है a होता है और y के नीचे वाला b होता है, बस इसी बात को देखते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता। यहां पर जो आइटम होता है वो एक्स स्क्वायर के नीचे वाला होता है, यहां पर जो आइटम होता है वो वाई स्क्वायर के नीचे वाला होता है। तो जैसे मान लो मुझे इसकी टेंजेंट लाइन लिखनी है, तो इधर क्या प्रकट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर क्या प्रकट होगा बी स्क्वायर, m1 m1। दूसरे वाले के लिए y इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर के नीचे है ना, कितना आएगा ए स्क्वायर एम टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कॉमन टेंजेंट। तो मैंने देखा कि ये लाइन पहले वाले को हमेशा टच करेगी, ये लाइन हमेशा दूसरे वाले को टच करेगी, और ये दोनों लाइनें सेम है। भाई कॉमन टेंजेंट अगर है फॉर सी टी मतलब कॉमन टेंजेंट, फॉर कॉमन टेंजेंट ये लाइन और ये लाइन सेम है। तो मैंने आपको बताया था कि दो लाइंस अगर सेम होती हैं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज 0, तो दोनों लाइंस को आइडेंटिकल का कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहां पर भी यही किया, y का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड, बेटे x का कोफिशिएंट राइट साइड, समझ में आ रहा है क्या, y का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट और राइट साइड एब्सोल्यूट टर्म प्लस माइनस ए स्क्वायर एम वन स्क्वायर बी स्क्वायर एम वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम टू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा तो भाई यहां से अपने को बहुत ठंडे ठंडे दिख रहा है कि m1 और m2 क्या हो जाएंगे बराबर, m1 m2 इक्वल आ रहे, और ये बराबर करके यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन और लास्ट एक्सप्रेशन अपन ने बराबर कर दिया, और क्या कर दिया स्क्वायर। तो बेटे प्लस माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस। तो यहां से प्रकट होगा ए स्क्वायर m1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर m1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। m1 m2 अपन ने कर दिया बराबर, m2 की जगह रख दिया अपन ने m1, ए स्क्वायर m1 स्क्वायर बी स्क्वायर m1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पर m2 को रख दिया अपन ने ए स्क्वायर m1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गॉन, ए स्क्वायर m स्क्वायर गॉन, यहां से प्रकट होगा बी स्क्वायर m स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां से पटाख से दिख रहा है m1 का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस ए बाई बी। किसी भी एक लाइन में रख दो, आपको अपना आंसर दिखने लगेगा। पहले वाले में रख देते हैं, तो y का वैल्यू आ रहा है m1, यानी कि चलो प्लस वाला रख रहे हैं पहले और माइनस वाला बाद में रख देंगे, देख लेंगे जिससे भी आंसर आ रहा है a बाई बी इंटू एक्स प्लस माइनस। अब इसमें भी दो लाइन है, ओके, तो प्लस के लिए प्लस माइनस और माइनस के लिए प्लस माइनस, यानी कि कितने कॉमन टेंजेंट आने वाले हैं, 4 कॉमन टेंजेंट आने वाले हैं। एक बार डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार। भाई एक तो अपने को दिख रहा है क्लियरली कि एक में तो क्या है, डेफिनेटली एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा है, और दूसरे वाले में क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला बड़ा है। तो दूसरा वाला जो है एलिप्स, वो किस प्रकार का होगा, जब y के नीचे बड़ा आता है तो किस प्रकार का एलिप्स होता है, वर्टिकल एलिप्स। यस, वर्टिकल एलिप्स। तो अब अपन कॉमन टेंजेंट बनाते हैं बेटा। तो कॉमन टेंजेंट है ना, कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ये कॉमन टेंजेंट, ये कॉमन टेंजेंट, और इस तरह से यहां पर कॉमन टेंजेंट, और इस तरह से यहां पर कॉमन टेंजेंट। तो बेटे कितने कॉमन टेंजेंट हैं, 4। क्यों है कॉमन टेंजेंट, क्योंकि a बाई बी के लिए भी आएगा प्लस माइनस। अब मैं रख ही देता हूं यहां पर, पहले वाले में रख रहा हूं यहां पर अंडर रूट ऑफ, कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक लाइन, दूसरी लाइन आएगी y इज इक्वल टू, अभी तो अपन ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख रहे थे, अपन वैल्यू पुट कर रहे थे, m का वैल्यू अपन ने a बाई बी रखा था, और a बाई बी के कॉरस्पॉन्डिंग 2 लाइन्स आएंगी, वो लिख रहे हैं अपन। y इज इक्वल टू आएगा a बाई बी इंटू एक्स प्लस माइनस। अब यहाँ से प्रकट होगा अपना a की पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर, समझ में आ रहा है ये वाला, और यहाँ से होगा a स्क्वायर और प्लस लिखा है बी स्क्वायर। एक बार ऑप्शन देखते हैं अपन। भाई दोनों तरफ y मल्टीप्लाइड है b से, है ना, तो लग रहा है कि b से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो b से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है ax प्लस माइनस, इसके अंडर रूट में बी स्क्वायर घुस जाएगा, किया जाएगा a की पावर 4, जब इसको बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इसको बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा। ओके, तो 2 लाइनें आ रही है ये वाली। एक बार देखते हैं कि कोई ऑप्शन मैच कर गया है क्या। बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस माइनस ए फोर बी स्क्वायर, तो बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स बी वाई ए एक्स प्लस माइनस। भाई बी ऑप्शन मैच कर गया है ना, बी ऑप्शन मैच कर गया, तो बी ऑप्शन अपना आंसर है ही है। पर ये अपन ने निकाले थे 2 टेंजेंट, बाकी 2 टेंजेंट माइनस के साथ और निकाल देता हूँ, हो सकता है कोई एक और ऑप्शन शायद मैच कर जाए। तो यहाँ पर तो दिख रहा है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर सेम आएगा, तो अंदर वाला मसाला सेम आ जाएगा यहाँ तक का, तो इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं। अगेन अब दिख ही रहा है कि b से मल्टीप्लाई करना है, b से मल्टीप्लाई करते बी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस माइनस, और यहाँ पर यही पिक्चर बन जाएगी a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। ऑल राइट, कोई ऐसा ऑप्शन बी वाई प्लस ए एक्स, बी वाई प्लस ए एक्स तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना, बी वाई माइनस एक्स, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग उसने नहीं दिया। 4 टेंजेंट लाइन अपने आंसर हैं, ठीक है, माइंड यू आंसर कितने हैं 4, पर चारों में से कोई एक ऑप्शन, कोई एक आंसर ही उसने एक ऑप्शन में दिया है, विच इज बी ऑप्शन, ठीक है।
हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टेंजेंट। इससे अपन ने क्या सीखा, एक तो टेंजेंट लाइन लिखने का जो अच्छा तरीका मैंने आपको बताया था, याद कैसे करें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट में एम स्क्वायर किससे मल्टीप्लाइड होता है, जो एक्स स्क्वायर के नीचे होता है, और प्लस के साथ क्या आता है, जो वाई स्क्वायर के नीचे होता है। ये पहली चीज, बड़ा छोटा फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज की कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए हमेशा एक कर्व का स्टैंडर्ड टेंजेंट दूसरे कर्व का स्टैंडर्ड टेंजेंट और दोनों को कंपेयर कर लें, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 करना है अपने को, ठीक है। अब नेक्स्ट, x माइनस 2y प्लस 4 इज 0 इज अ कॉमन टेंजेंट टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज 1। देन द वैल्यू ऑफ b एंड द अदर कॉमन टेंजेंट आर गिवन बाय, b का वैल्यू बताना है और दूसरा कॉमन टेंजेंट बताना है। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है, ये बस रिवाइज करने के हिसाब से रखा है कि जो टेंजेंट लाइन है इसको लिखते हैं एक बार। तो लिखा हुआ y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस 2, ऐसा लिखा हुआ है। तो अपने को पता है कि जो टेंजेंट लाइन होती है वो होती है एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें भाई ए स्क्वायर जो है वो कितना है 4। अच्छा, इसमें m का वैल्यू कितना है 1/2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस बी स्क्वायर, और इसी वैल्यू को किसके बराबर करना है 2 के, तो आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 2, स्क्वायर कर दिया तो 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4। बेटे बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, फिर बी पॉजिटिव लेते हैं, हमेशा हम पॉजिटिव रहते हैं, एटीट्यूड पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो बी का वैल्यू क्या है पॉजिटिव का √3, तो पॉजिटिव √3 बेटे। अच्छा, तो बी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, रहेगा क्या ए सी डी। अभी अपने को क्या दूसरा वाला कॉमन टेंजेंट निकालना है। अच्छा, तो दूसरा वाला कॉमन टेंजेंट चलो लिखते हैं, एक बार स्केच बना लेते हैं अपन। तो स्केच बनाया अपन ने, ये अपना पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एलिप्स हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, वैसे तो वर्टिकल आ गया है, सॉरी हॉरिजॉन्टल आ गया है क्योंकि a बड़ा है, a2 है और b √3 है। अच्छा, कॉमन टेंजेंट आंखों से दिख रहा है कि एक कॉमन टेंजेंट इस प्रकार से आया है, तो निश्चित रूप से दूसरा वाला कॉमन टेंजेंट ऐसा कुछ ही आएगा, ठीक है ना, इस टाइप का आएगा। तो ये हो जाएंगे अपने 2 कॉमन टेंजेंट। अच्छा, 2 कॉमन टेंजेंट तो लिखते हैं भाई। तो पैराबोला का अपने को कॉमन टेंजेंट का जो लाइन हमेशा टच करती है वो क्या होती है पैराबोला पर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का वैल्यू कितना आता है a बाई एम। बेटे पैराबोला को ध्यान से देखो, पैराबोला में a का वैल्यू कितना आ रहा है 1, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a बाई एम। ये लाइन हमेशा टच कर रही है, यहाँ m को क्या डिक्लेयर कर दें अपन m1। एलिप्स के लिए लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा एम एक्स और बेटे क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर और m2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर और बी स्क्वायर भी देखा अपन ने ताजा खबरों के अनुसार, b का वैल्यू कितना है √3। अब बेटे दोनों सेम लाइन है, कंपेयर कर लेते हैं। 2 लाइनें कंपेयर करने का तरीका क्या होता है, y का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट एब्सोल्यूट टर्म बराबर करना है। तो बेटे y का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड 1 1, राइट साइड बेटे x का कोफिशिएंट देखो m1 और एक में m2 बराबर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट टर्म देखो पहले वाले में 1/m1, दूसरी लाइन में एब्सोल्यूट टर्म देखो √4 m2 का स्क्वायर प्लस 3, ऐसा आ रहा है। अच्छा, अब भाई इस जगह से दिख रहा है कि m1 और m2 क्या है बराबर है, इस बात को लिख लेते हैं, m1 इज इक्वल टू m2। अच्छा, इसको और इसको बराबर कर देते हैं, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर करके अपन इसको 1 के बराबर कर रहे हैं, तो यहां से प्रकट होगा 1/m1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4m2 स्क्वायर प्लस 3, इसको उधर उचका लिया 1/m1 स्क्वायर और m1 m2 बराबर है, तो ये आएगा 4m1 स्क्वायर प्लस 3, फिर इसको फर्दर उधर उचका लिया तो आ जाएगा m1 स्क्वायर 4m1 की पावर 4 प्लस 3m1 स्क्वायर, फर्दर इसको लिखा 4m1 की पावर 4 प्लस 3m1 स्क्वायर -1 है 0,
m1 स्क्वायर को अपन t मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 इज 0। बेटे आराम से रूट दिख रहा है इसका, -1 दिख रहा है आप लोग को, कितना आएगा 4 -3 -1 है ना, तो पटाख से इसका रूट दिख गया अपने को -1, लिख लिया। और किससे मल्टीप्लाई करें t को कि 4t स्क्वायर आ जाए 4t, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -1 आ जाए -1, तो बेटे यहाँ से t का वैल्यू कितना आ रहा है -1 और कितना आ रहा है 1/4। तो बेटे ये बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया, कितना था ये m1 स्क्वायर। क्या ये संभावना उत्पन्न होती है कि स्क्वायर जो है नेगेटिव आएगा? नहीं आएगा। अच्छा m1 का वैल्यू कितना आया फिर, या तो हाफ या -½ अब क्या कह रहा है, कॉमन टेंजेंट द वैल्यू ऑफ b एंड द अदर कॉमन टेंजेंट। तो m1 अगर आया है हाफ, भी कहाँ पुट कर दें, यहां पर रख देते हैं अपन, एक तो रख दिया m1 की जगह हाफ, तो बेटे एक लाइन बनेगा x/2 और हाफ रख के आ जाएगा 2, एक रख दिया -½ तो -½ रख के आएगा बेटे, ऐसा आएगा और ऐसा आएगा, ये आ गया -½ रख के। ये अपने दो आंसर आ गए बेटे। अच्छा ये तो अपने को दे रखा है बेटे, ठीक है ना, ये तो अपने को दे रखा था, यही अपना दूसरा आंसर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्रकट हो जाएगा 2y -x -4, सबको उधर उचका लेते हैं, ज़रूर प्रकट हो जाएगा 2y + x + 4 इज 0। अब देखते हैं प्रकट हुआ कि नहीं हुआ। 2y + x कहाँ पर लिखा है, 2y + x + 4, बेटे ए ऑप्शन दिख रहा है, +4 ही है ना, हाँ +4 ही है, तो आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है ना। अगेन बार बार अपन कॉमन टेंजेंट के सवाल देख रहे हैं, क्योंकि कॉमन टेंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों कर्व्स के स्टैंडर्ड टेंजेंट लिखे, दोनों लाइंस को कंपेयर किया और m1 m2 को एलिमिनेट करके इक्वेशन बनाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ chords of an ellipse passing through point 0, 5 is another ellipse E. The coordinates of the focus of ellipse E is. अच्छा, locus of midpoint of chords of passing through, बेटे देखो ध्यान से, ये क्या, ये पॉइंट जो है इस पे लाई कर रहा है क्या, x की जगह रखा 0, सही है 0 आ रहा है, 5 रखा तो 25/25 कितना आ जाएगा 1, तो 0 + 1, हाँ कर रहा है सेटिस्फाई। बनाते हैं इसको एक बार बेटे, इसमें ध्यान से देखो, y² के नीचे क्या है, बड़ा है, x² के नीचे छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एलिप्स कैसा आएगा, वर्टिकल। ये पॉइंट है 4,0, ये पॉइंट है 0,5। अब क्या कह रहा है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ, मान लो अपन ने एक लाइन ड्रॉ करी, ये पॉइंट है, और लोकस ऑफ मिड पॉइंट ये मान लो, इसको कुछ बोल देते हैं, क्यों बोल देते हैं, ये पॉइंट भी है। अब क्या कह रहा है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट इज अनदर एलिप्स ई, तो पॉइंट मान लेते हैं अपन, ये पॉइंट है अपना ई। तो बेटा ये जो पॉइंट है ना ई, है ना, ये मिड पॉइंट है, तो क्यू कुछ मान लेते हैं, क्यू इज ऑलवेज ऑन एलिप्स, क्योंकि कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एलिप्स पर। तो क्यू पॉइंट बेटे क्या माने अपन, अपने को पता है कि एलिप्स पर कोई भी पॉइंट कैसे मानना होता है, x² / a² + y² / b² में क्या पॉइंट मानना होता है, a cos थीटा b sin थीटा। तो a का वैल्यू कितना है 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4 cos थीटा, 5 sin थीटा, है ना। अच्छा, और अब क्या करना है, जो लोकस है, लेट द लोकस ऑफ पॉइंट बी h, k, मान लिया लोकस ऑफ पॉइंट h, k। अब इनका मिड पॉइंट लिखा अपन ने, तो बेटे h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 + 4 cos थीटा / 2, और बेटे k, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 + 5 sin थीटा / 2। हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से साइन थीटा या थीटा को एलिमिनेट करना है। साइन और कॉस में अगर इक्वेशन होती है तो एलिमिनेट करने का तरीका क्या होता है, आप साइन को घेर लो, कॉस को घेर लो और उनका स्क्वायर करके क्या कर दो, 1, ठीक है ना। तो स्क्वायर करके अपने को 1 करना है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, यहां से देखा 2h बराबर आ रहा है cos थीटा बराबर आ रहा है h के, ठीक है। क्या हो रहा है, cos थीटा बराबर आ रहा है h/2 के। यहां से देखा अपन ने कि कितना आ रहा है, 2k - 5/5 है ना, यहां से आ रहा है sin थीटा।
समझ में आ रहा है क्या? 2k उधर उचकाया, 5 उधर उचकाया। ऑल राइट, अब अपन ने क्या किया, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, h/2 का स्क्वायर प्लस ये वाला क्या लिखा है, 2k - 5 अपॉन 5 का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 1। अच्छा, अभी इसमें क्या किया अपन ने, h को लिख लिया अपन ने x, k को लिख लिया अपन ने y, तो बन रहा है 2y - 5 अपॉन 25 इज 1। ओके, पर बेटे जब भी अपन एलिप्स का इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें x² का कोफिशिएंट क्या होता है, 1। यहां पर भी हमें क्या करना चाहिए, y माइनस लफड़ा लाना चाहिए, y के साथ कोफिशिएंट 1 नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या करें, इसके अंदर से अपन 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लोगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, तो 4 आ जाएगा बाहर, और क्या प्रकट हो जाएगा, ये प्रकट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना चाहिए, इधर कोफिशिएंट कितना होता है, 1, तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड करना चाहिए, 4 से कर देते हैं। तो आ जाएगा x² / 4 प्लस y - 5/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25/4 इज 1। ठीक है, ये आएगा। अब क्या पूछा उसने, फोकई। अब बेटे ध्यान रखो कि सबसे पहले कोई भी एलिप्स अगर अपने को दे रखा हो तो उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना होता है, जैसे ये लिखा है कैपिटल X का स्क्वायर बाय a² प्लस कैपिटल Y का स्क्वायर बाय b² इज 1। सबसे पहले क्या करना होता है, सेंटर के लिए इसको 0 कर दो, तो इसको 0 किया तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट 0, इसको 0 किया सेंटर का y कोऑर्डिनेट कितना है ये। अगला थॉट क्या आता है दिमाग में कि कौन बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो हमें आंखों से दिख रहा है कि 25/4 जो है वो 4 से डेफिनेटली बड़ा है। ओके, तो अगर y² के नीचे बड़ा नंबर आता है तो y² में नीचे बड़ा नंबर आता है तो कैसा बनता है, वर्टिकल एलिप्स। एक बार अंदाजे से बना लेते हैं एक वर्टिकल एलिप्स। बेटे इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है, 0,5/2। अच्छा, अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट 5/2 है और मुझे फोकस निकालना है तो अगर जो नंबर बड़ा है उसको क्या बोलते हैं, a, और जो छोटा नंबर है उसको क्या बोलते हैं, b। तो यहां पर हमें पता चला कि कैपिटल A का वैल्यू कितना है बेटे, 5/2, और छोटू नंबर का वैल्यू कितना है, 2। फोकस, भाई फोकस के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर जाना होगा और हमें नीचे जाना होगा। हमें कितना ऊपर कितना नीचे जाना होता है, फोकस के लिए AE का वैल्यू लिखने का एक और तरीका मैंने बताया था, शानदार जानदार, क्या होता है वो, √a² - b², यानी कि बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर। तो बड़े का स्क्वायर यहां पर प्रकट हो रहा था 25/4, छोटे का स्क्वायर यहां पर प्रकट हो रहा था, बेटे कितना आ जाएगा, 25 - 16 दिख रहा है क्या अपने को, और अपॉन में 4, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 9 का रूट आ जाएगा 3, 4 का रूट आ जाएगा 2। ठीक है, ये आ रहा है। ओके, तो इस पॉइंट से अपने को कितना ऊपर जाना है, 3/2 ऊपर जाना है और 3/2 नीचे आना है। तो अगर इस पॉइंट से ऊपर जाना है तो इसके y कोऑर्डिनेट में क्या करना होगा, 3/2 ऐड करना होगा। कर दिया तो 5/2 प्लस 3/2 हो जाएगा ये। और जो नीचे जाना है तो y कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, 3/2 घटा देंगे, ये घटा दिया। तो बेटे ये नंबर कितना आ गया, 1, और ये नंबर कितना आ गया, 4। इसको फिर लिखते हैं, ये सिंप्लीफाई होकर के आ रहा है 0,4 और ये सिंप्लीफाई होकर के आ रहा है 0,1। ऑल राइट, अब अपन ने ऑप्शन देखे 0,4 और 0,1, है ना। तो कहां पर दिख रहे हैं अपने को ये ऑप्शन, सी ऑप्शन के अंदर। ठीक है, अच्छा भाई ये तो एक तरीका था, ठीक है, जिसमें अपन ने बहुत चालाकी से देख लिया कि जो पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहा है, एलिप्स पे ही लाई कर रहा है। तो ये सवाल बहुत आसान बन गया। अगर ये पॉइंट लाई नहीं कर रहा होता एलिप्स पर तो फिर मुझे कौन से फंडे से जाना होता, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, है ना। कौन से फंडे से जाना होता, कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट से, है ना। तो मैं ये भी बता देता हूं आप लोग को।
हाँ भाई, मान लिया अपन ने कि जो कॉर्ड का मिड पॉइंट है h, के, तो अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट है h, के, तो इस कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं अपन? t इज इक्वल टू s1। बेटे याद करो t कैसे आता है बेटे? दुनिया में जहां जहां एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करते हैं? एक्स x1 से। जहां जहां वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं? वाई y1 से। और बेटे s1 कैसे आता है? s1 आता है जहां जहां x है, x की जगह रख दो आप h या x1, और जहां जहां y1 है, y है, वहां पर रख दो y1। लिखते हैं इसको, तो लिखा फॉर h, k लिखा, क्या बनेगा? xh बाई 16 प्लस ky बाई 25 माइनस 1। क्या लिख लिया बेटे? ये t। और बेटे देखो क्या लिख लिया अपन ने? s1। कैसे लिखा? h स्क्वायर बाई 16 प्लस k स्क्वायर बाय 25 माइनस 1, ये लिख लिया अपन ने। और बेटे ये आ गया अपना इक्वेशन कॉर्ड का। अब भाई साहब क्या कह रहे हैं कि कॉर्ड पासिस थ्रू, तो करा देते हैं पास। इसमें x की जगह क्या रख दिया? 0। x की जगह क्या रख दिया? 0। गॉन। y की जगह क्या रख दिया? 5। तो बेटे 5 रख करके क्या हो जाएगा बेटे? k बाय 5 हो जाएगा माइनस 1। यहां पर तो 1 1 भी गॉन। h स्क्वायर बाई 16 प्लस k स्क्वायर बाय 25। ओके, अब ये अपना आ गया इक्वेशन ऑफ लोकस। कितना जल्दी आ गया। ठीक है, इसको लिखते हैं अपन एक बार। क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 माइनस, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, 5y अपॉन 25 इज इक्वल टू 0। अगला कार्यक्रम क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना। बना लेते हैं। तो लिखा है एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई माइनस 5/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। समझ में आ रहा है क्या? ए स्क्वायर प्लस क्या लिखा है? 2ab। तो 2ab लिखा है तो 2 इंटू दिस इंटू वाई कितना आ गया? 5। और बेटे इसके लिए है ना, इसका स्क्वायर कितना आएगा? 25/4। तो अपन ने वही नंबर जो है दोनों साइड कट्टस कर दिया, 25/4 अपॉन 25, और यहां पर भी 25/4 अपॉन 25। और अभी 25 गॉन। राइट साइड में क्या बनाना होता है बेटे? 1 बनाना होता है ना। 1 बनाने के लिए क्या करें अपन? दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा बेटे। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब बेटे इसके बाद तो ना जो प्रोसीजर है वो क्या है? सेम ही है। ठीक है ना, उसके बाद तो अपने को यही काम करना है। तो वो तो मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि दूसरा तरीका कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट लिखने का वो होता है t इज इक्वल टू s1, है ना। यही लिखना पड़ेगा आपको। अगर ये पॉइंट कर्व पर नहीं होता तो, वो तो पॉइंट कर्व पर था तो पटाख से मैंने दूसरा पॉइंट जो है वो जनरल पॉइंट ऑन एलिप्स मान लिया, सवाल छोटा हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आईआईटी में कई बार आता है, और वो चीजों को क्या है? छुपा छुपा के देते हैं। आपको अंदर झांक करके देखना पड़ेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो वो कुछ कुछ ऐसा छुपा छुपा के देते हैं कि आपको बहुत जल्दी दिखना चाहिए, जल्दी पकड़ में आना चाहिए कि क्या है। तो बेटे ध्यान से देखो, अंडर रूट देखते ही दिमाग में आता है एक्स के स्क्वायर और वाई के स्क्वायर से कि ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो अपन ने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, वो भी बहुत आसान है परफेक्ट स्क्वायर बनाना। ये लिखा है एक्स स्क्वायर और बेटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जल्दी से दिख रहा है अपने को क्या लिखा है? वाई प्लस 4 का स्क्वायर, और बेटे माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो बेटे आराम से दिख रहा है क्या लिखा है? x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये इधर कितना दे रखा है? 5। तो लोकस ऑफ P सच दैट दिस इज 5 इज, अपने को P पॉइंट का लोकस बताना है। अच्छा,
तो बेटे P पॉइंट का लोकस दिस इज, एक बार सोचते हैं क्या लिखा हुआ, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा है, किस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लिखा हुआ बेटे एक्स वाई, और बेटे x का डिस्टेंस किससे 0 और y का किससे -4। और बेटे अगर यही चीज देखें यहाँ पर तो ये लिखा है एक्स वाई का डिस्टेंस कौन से पॉइंट से 30 से। ओहो, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स माइनस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो एक्स वाई का एक पॉइंट से दूरी, इसको बोल देते हैं ए, पॉइंट का नाम है 0 -4, एक्स वाई का दूसरे पॉइंट से दूरी 30, ये पॉइंट एक्स वाई, ये बी बोल देते हैं। तो क्या कह रहा है वो, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस कितना है 5। अब इस तरह का मसाला अपन ने कहाँ देखा था, डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट माइनस डिस्टेंस फ्रॉम अनदर पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आता है हाइपरबोला का एक ब्रांच, माइंड यू हाइपरबोला का एक ब्रांच। तो हाइपरबोला का एक ब्रांच का मतलब क्या है, ये इस तरह से, ठीक है ना। हाइपरबोला के दोनों ब्रांच कब आते हैं, जब यहां पर क्या आता है +-5। पर मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर कि आपको एक बार देख लेना चाहिए कि आप किसको वोट दे रहे हैं, ठीक है ना। एक बार देख लेना चाहिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो मित्रों इनके बीच का डिस्टेंस देखा अपन ने, 3 - 0 का स्क्वायर ये आएगा 3 स्क्वायर, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा बेटे 5, तो ये दूरी कितना हो जाएगा 5। हाँ भाई, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अच्छा 5 अगर ये वैल्यू आ रहा है और ये दूरी भी 5 है तो बेटे ये क्या कह रहा था, ये बोल रहा था साइड, और बी के सामने बेटे पॉइंट क्या आएगा बी, है ना, इसको सी बोल देते हैं, और ए के सामने क्या आएगा ए। बेटे क्या कह रहा है ये यानी कि बॉम्बे माइनस आगरा इज इक्वल टू 5। पर अपन तो जानते हैं कि ट्राइंगल में दो साइड का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, ट्राइंगल में दो साइड का जो डिफरेंस होता है, क्या वो थर्ड साइड के बराबर आ सकता है, नहीं आ सकता। हमेशा दो साइड का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, थर्ड साइड से कम ही होगा, और थर्ड साइड का लेंथ कितना आ रहा है 5। तो क्या ये 5 आ सकता है, कभी आएगा 5? नहीं, ये कभी 5 नहीं आ सकता, लेकिन हाँ जब ट्राइंगल बने ही ना तब ये 5 आ सकता है। तो बेटे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कहां पर हो कि ये ट्राइंगल बने ही ना। तो ट्राइंगल नहीं बनने का मतलब क्या होता है बेटे, 3 पॉइंट से कि तीनों पॉइंट क्या आ गए एक लाइन पर। तो अगर मैं तीनों पॉइंट को एक लाइन पे रखूं बेटे, तो ये जो सी पॉइंट है बेटे एक्स वाई, मान लो यहां रख करके देख लेते हैं, ए पॉइंट यहां पर और बी पॉइंट यहां पर। तो बेटे क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ये वाला डिस्टेंस और माइनस ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा 5। पर बेटे आ सकता है क्या, ये लेंथ माइनस ये लेंथ 5 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि जब इन दोनों का सम ही 5 है ना, क्योंकि ये टोटल कितना है 5 है, तो ये माइनस ये 5 नहीं आ सकता। अच्छा एक और ज्योमेट्रिकल सिचुएशन ये हो सकती है कि जो पॉइंट सी है वो ए बी के इस तरफ हो, तो बेटे क्या होगा, ये एक डिस्टेंस है और ये दूसरा डिस्टेंस है ना। तो क्या होगा कि ये वाला डिस्टेंस किसकी बात कर रहे हैं, हाँ इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, माइनस इस डिस्टेंस की। तो हमने देखा ये लेंथ और माइनस ये लेंथ हमेशा क्या आ जाएगा, ये लेंथ। और बेटे सी पॉइंट अगर इधर भी हो तो भी क्या होगा, ये लेंथ माइनस ये लेंथ कितना आएगा, ये लेंथ, जो कि हमेशा क्या है कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है 5। ओके, सी पॉइंट इधर 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 कहीं पर भी हो, हमेशा ये लेंथ माइनस ये लेंथ हमेशा कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ऑल राइट, तो सी पॉइंट इस पॉइंट से होकर के इस दिशा में अगर कुछ भी होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट कुछ भी होता है, तो हमेशा कितना आएगा, सी ए माइनस सी बी 5 आएगा। अच्छा एक बार इधर चल के और देख लेते हैं। अच्छा इस दिशा में अगर चलें तो अपन देखें कि इसका इससे दूरी माइनस इसका बी से दूरी है ना। तो बेटे ये तो नंबर क्या हो गया छोटा, ये डिस्टेंस क्या होगा छोटा, और ये कितना हो गया बड़ा। तो बेटे छोटा माइनस बड़ा तो कितना हो जाएगा, -5 आ जाएगा। तो बेटे
ए पॉइंट के इस दिशा में आने वाले जो पॉइंट्स हैं वो आंसर नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है +5। अगर यहां पर -5 होता तो रे कौन सी वाली आती, ए से इस तरफ जाने वाली रे आती, पर क्योंकि +5 दे रखा है तो रे कौन सी आएगी, बी से इस तरफ जाने वाली। तो ये अपना आंसर है, क्या है, इनफाइनाइट रे। इस सवाल से हमने क्या सीखा, लोकस ऑफ पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, लोकस ऑफ पॉइंट का दूसरे फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, और डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस अगर कांस्टेंट है तो हाइपरबोला आने का भ्रम होता है, लेकिन वो भ्रम तुरंत टूट जाता है जब b-a का वैल्यू 5 दे रखा होता है। अगर b-a जो है 3 होता, 4 होता तो सही था, तो हाइपरबोला आता, पर यहां पर 5 है, इसका मतलब क्या है, इट इज अ इनफाइनाइट रे। तीनों पॉइंट एक लाइन पर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जोरदार है। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विद इट्स वर्टिसेस एट द फोसी ऑफ द कोनिक्स, ठीक है। तो अपने को क्या करना होगा, पहले ये जो दोनों कर्व है इनके अपने को फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। जब अपन इन दोनों के फोकस के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो चारों कोऑर्डिनेट्स आने के बाद फिर अपने को जज करना होगा कि ये दोनों कोनिक जो हैं, इनके जो फोकस हैं, क्या कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, जो भी है। फिर अपन डिपेंडिंग अपॉन कि वो चारों पॉइंट क्या है, कैसे हैं, फिर अपन जांच परख के फिर एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले काम अपने को करना होगा कि अपन इनके फोकस निकालें। तो चलो चलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं और फोकस निकालते हैं। हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा था कि दोनों के अपन निकालते हैं फोकस के कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो महारथियों देखो, ऊपर देखो, ऊपर वाले को देखो, इसमें और इसमें कोफिशिएंट्स का साइन क्या है, ऑपोजिट, विच मीन्स कि ये क्या हो गया बेटे, हाइपरबोला। और बेटे यहाँ पर देखो, दोनों का कोफिशिएंट का साइन क्या है बेटे, सेम। तो बेटे ये क्या हो गया, अपना एलिप्स। अब बेटे अगला थॉट क्या आता है, क्योंकि इसमें लीनियर टर्म भी दे रखा है तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो बेटे बनाते हैं, 9 इंटू क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 16 इंटू बेटे क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस 2y। एब्सोल्यूट टर्म को उधर उचका लिया, सेकेंड वाले को भी लगे हाथ निपटा ही देते हैं। क्या लिखा है, 25 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 इंटू क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, माइनस 33। परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो बेटे यहाँ पर क्या बन जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर। बेटे यहाँ पर क्या बन जाएगा, y माइनस 1 का स्क्वायर। बेटे इनको बनाने के लिए यहाँ पर क्या, 9 कट्टस, और यहाँ पर माइनस 16 कट्टस। यहाँ पर क्या करना होगा, 25 इंटू क्या बनेगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू क्या बनेगा, y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 33। यहाँ पर क्या करना होगा, 25 कट्टस और 9 कट्टस। ओके, अब हमें राइट साइड देखना होगा। बेटे 9, 23 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 7 और 9 कितना होगा बेटे, 16। तो राइट साइड 1 प्रकट कराने के लिए क्या करना होगा, 16 से डिवाइड। तो बेटे 16 से डिवाइड कर लिया, कितना आ जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 बाय 9 माइनस, बेटे यहाँ पर 16 से डिवाइड करके क्या आएगा, y माइनस 1 का स्क्वायर इज 1। और बेटे यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, माइनस 8 प्लस 9 कितना आ जाएगा बेटे, 1। तो बेटे यहाँ पर देखते हैं, ओ हो 1 से तो क्या डिवाइड करना, इसमें इसको क्या नीचे उचकाना है, तो ताकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो बेटे इसको कैसे लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा, x माइनस 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1/25, है ना, ताकि यहाँ पर क्या प्रकट हो, 1। बेटे यहाँ पर 1 लाने के लिए क्या करना होगा, y माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/9 इज इक्वल टू 1। अच्छा, ऑल राइट।
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद इट्स वर्टिसेस एट द फोकई ऑफ कोनिक्स। भाई हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां पर हमें दिख रहा है इसको जीरो किया, ओरिजिन शिफ्टिंग इसको जीरो किया, तो इसका सेंटर व क्या आ रहा है 1 1, इसका भी सेंटर व क्या आ रहा है 1 1। ओके, तो दोनों ही कर्व्स के सेंटर क्या है 1 1, दोनों का नेचर अलग अलग है पर दोनों के सेंटर्स क्या है 1 1। अब एक बात मैंने आपको बताई थी बहुत बचपन में स्ट्रेट लाइन के अंदर, एरिया इज इनवेरिएंट ऑफ ओरिजिन शिफ्टिंग, है ना, एरिया स्लोप भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप ओरिजिन को उधर ले जाओ, इधर ले जाओ, यहां ले जाओ, वहां ले जाओ, तो जो फिगर बन रहा है उसका जो एरिया है वो क्या रहेगा सेम। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ओरिजिन शिफ्टिंग कर दिया और तब जो फोकस होंगे और अब जो फोकस होंगे उनसे जो एरिया बन रहा होगा वो क्या होगा सेम आएगा। तो बेटे इसको लिखते हैं अपन, ओरिजिन शिफ्टिंग करके बेटे क्या बन जाएगा x² अपॉन 16/9 माइनस y² इज 1, और अगले वाले से क्या बन जाएगा x² अपॉन 1/25 प्लस y² अपॉन 1/9 इज 1। क्यों कर पाए अपन ये काम, क्योंकि दोनों के फोकस जो है उनमें ओरिजिन शिफ्टिंग करके, क्योंकि सेंटर दोनों का क्या था सेम था, इस वजह से। अब अपन रेडी हैं फोकस के लिए। बेटे फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, हाइपरबोला के बेटे फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, याद करो √a² प्लस b² कॉमा 0, और क्या आएगा प्लस माइनस। इसमें कोई दो राय नहीं, मैंने बताया था आपको हाइपरबोला में क्या ट्रिक होती है, हाइपरबोला में ट्रिक होती है RHS क्या करना होता है पॉजिटिव। ठीक है, हाइपरबोला में क्या करना होता है RHS पॉजिटिव आता है, ऑटोमेटिकली जो x² के नीचे वो a होता है, बड़ा छोटा मैटर नहीं करता, और नेगेटिव वाला क्या होता है b होता है। ठीक है, राइट साइड पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव वाला है a², नेगेटिव वाला है b²। अच्छा, एलिप्स में हमें देखना होगा कि 1/9 बड़ा या 1/25, तो अंधा भी देख के बता देगा बेटे कि 1/9 क्या है बड़ा है। अच्छा जी, अगर 1/9 1/25 से बड़ा है, ठीक है 1/9 1/25 से बड़ा है, तो बेटे यहां पर जो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं बेटे क्या होता है √, बहकावे में मत आना मेरे, ठीक है, यहां क्या आएगा बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, और क्या आएगा प्लस माइनस। पर बेटे क्योंकि ओहो ये तो वर्टिकल एलिप्स है ना, तो वर्टिकल एलिप्स में तो जो फोकस आएंगे वो कहां पर आएंगे y एक्सिस पर, तो जो फोकस होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे प्लस माइनस √, बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको लिखते हैं बेटे एक बार, तो कितना आएगा प्लस माइनस √, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला 0, प्लस माइनस √, बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, आराम से दिख रहा है, बहुत आराम से दिख रहा है, प्लस माइनस 5/3 0, कितना आएगा 25 माइनस 9 बेटे क्या होता है 16, तो कितना आ जाएगा √16 9 25, और क्या आएगा प्लस माइनस क्या बन जाएगा बेटे प्लस माइनस 4/3 5 कितना होता है 15। ऑल राइट, तो एक पॉइंट तो आ रहा है, मतलब 2 पॉइंट तो कहां आ रहे हैं एक्स एक्सिस पर, एक यहां एक यहां, और 2 पॉइंट कहां आ रहे हैं एक यहां एक यहां, है ना, चारों पॉइंट को जोड़ देते हैं, यूं 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 यूं। बेटे ध्यान से देखो, ये जो 2 पॉइंट हैं इनका मिड पॉइंट ठंडे दिख रहा है, प्लस माइनस 5/3 0 का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा बेटे, डायगोनल का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा ओरिजिन, और बेटे ये दोनों पॉइंट जो है ये कितना है 0,4/15, और ये कितना है बेटे 0,-4/15, इनका भी मिड पॉइंट क्लियरली दिख रहा है, कितना जाएगा बेटे ओरिजिन, तो इसका भी मिड पॉइंट ओरिजिन, इसका भी मिड पॉइंट ओरिजिन, तो मिड पॉइंट ओरिजिन होने की वजह से, यानी कि डायगोनल बाइसेक्ट होने की वजह से ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो बेटे क्या बनेगा पैरेललोग्राम। ऑल राइट, अच्छा अगला थॉट क्या है बेटे, ये जो डायगोनल है और ये जो डायगोनल है ना,
दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल बेटे कितना आ रहा है 90। तो अगर डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो जो फिगर है बेटे उसको क्या बोलते हैं, रोम्बस। और बेटे अब एरिया निकालना तो बहुत आसान रह गया। रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, हाफ d1 d2। और बेटे एक डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा, इसका डबल है ना, 5/3 का डबल। तो बेटे 5/3 का डबल कितना हो जाएगा 10/3। और दूसरा डायगोनल कितना है 4/15 का डबल, 4/15 का डबल कितना हो जाएगा 8/15। तो ऊपर कितना आ जाएगा बेटे 80 और 6, 15 6 कितना होता है 90। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 8/9। ठीक है, तो आंसर कितना है अपना 8/9। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 8/9। हाँ भी तो इस सवाल से अपन ने क्या सीखा कि जब भी कभी एरिया की बात चले तो एक बार देख लेना कि बहुत ऊट पटांग कोऑर्डिनेट्स ना निकालने पड़े। अगर बहुत ऊट पटांग कोऑर्डिनेट्स आ रहे हो तो ज़रूर वहाँ पर ओरिजिन शिफ्टिंग का खेल चल रहा होगा। ओरिजिन शिफ्टिंग करके अच्छे कोऑर्डिनेट्स पर ओरिजिन को शिफ्ट करके वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप जो है मरते मर जाओगे, सही कोऑर्डिनेट नहीं निकाल पाओगे। जैसे मान लो इसका मान लो मेरे को निकालना था फोकस। तो बेटे इसका फोकस जो है ना वो क्या होगा कि सेंटर तो कितना आ गया 1 1, और हाइपरबोला बेटे कैसा होगा, ऐसा होगा। तो फोकस के लिए इससे कितना इधर जाना होगा ए, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट में अपन क्या करेंगे प्लस माइनस करेंगे ए, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटे सेम। तो ए ई का वैल्यू निकाल तो लिए अपन ने, यही तो ए ई लिखा हुआ है, कितना है 5/3। तो ये कितना हो जाएगा 1 ± 5/3, 1। ये आ गया अपने हाइपरबोला के फोकस। सिमिलरली एलिप्स के लिए बेटे क्या होगा 1 1 तो आ गया अपना सेंटर। और ये कैसा है, ये कैसा था एलिप्स, ऐसा वाला। तो इसके लिए क्या करना होगा, सेंटर से ऊपर जाना होगा, नीचे जाना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे 1 में प्लस माइनस निकाल तो लिया ही था अपन ने, √a²। ये बेटा कितना बन रहा था बेटे 4/15 है ना, प्लस माइनस 4/15। ये आ गए दूसरे के फोकस। अब इन 4 पॉइंट से ये लिखने मुश्किल है। आप इन दोनों में क्या करो, दोनों के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में 1 1 घटा दोगे तो एरिया बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, यही ट्रिक अपन ने लगाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कॉन्जुगेट टू द हाइपरबोला। तो बेटे अगर हाइपरबोला दे रखा है और उसका एक कॉन्जुगेट है और एक हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है E1 और उसके कॉन्जुगेट भाई की इसेंट्रिसिटी है E2, तो बेटे क्लास में एक फॉर्मूला बताया था 1/E1² प्लस बेटा 1/E2²। ये बेटे क्या होता है 1। इसको एक बार बताया तो मैं कैसे आया था ये बेटे, हाइपरबोला अगर ऐसा होता है x² माइनस y² इज इक्वल टू 1। तो बेटे इसका कॉन्जुगेट लिखने का तोड़ू तरीका, फंडू क्या होता है बेटे 1 को लिख दो, क्या करो 1 को लिख दो -1। ठीक है, ये बन गया आपका कॉन्जुगेट। पर बेटे इसमें क्या एक चक्कर पड़ता है, मैंने आपको समझाया था हाइपरबोला के लिए हमेशा क्या करना होता है, राइट साइड में क्या करना होता है 1 रखना होता है। तो एक्चुअली में हाइपरबोला पहले क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे, और हाइपरबोला ऐसे लिखने के बाद बेटे हाइपरबोला का फील आ जाएगा आपको कि कॉन्जुगेट वाला भाई जो है वो ऊपर नीचे की तरफ है। और फिर बेटे मैंने बताया था कॉन्जुगेट हाइपरबोला का जो फोकस होगा वो क्या होगा, यहाँ पर BE है ना, क्या हो जाएगा BE2, क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस BE2। और बेटे इसेंट्रिसिटी कितना होता है E2 हो जाएगा √1 प्लस नेगेटिव वाले के नीचे और पॉजिटिव वाले के नीचे। तो ये कितना हो जाएगा √A² प्लस B² डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा B। तो पटाख से दिख रहा है कि BE2 का वैल्यू कितना आ रहा है √। तो बेटे इसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस A² प्लस B²। ठीक है, ये आएगा। ओके, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कॉन्जुगेट टू द हाइपरबोला इज।
तो बेटे इसका जो फोकस आ रहा है वही आ रहा है, दूसरे वाले का फोकस भी क्या होता है, यही होता है। अब दोनों का इसेंट्रिसिटी देखो एक बार, इसका इसेंट्रिसिटी कितना आ रहा है, ये आ रहा है। दूसरे वाले का इसेंट्रिसिटी कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस उसके नीचे क्या होता है बी स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर, है ना, इसको लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा ए। अब ध्यान से देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, दोनों का न्यूमरेटर पार्ट अपने को सेम दिख रहा है, ठीक है। अब मान लो मैंने लिखा 1/e1 स्क्वायर और प्लस लिखा 1/e2 का स्क्वायर, तो बेटे इसके रेसिप्रोकल का स्क्वायर कितना आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके रेसिप्रोकल का स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है भाई, तो अब अपन को बस सीधे ये रिजल्ट यूज करना है कि 1/e1 स्क्वायर प्लस 1/e2 स्क्वायर कितना होता है 1। अच्छा, इसका इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। बेटे इसका इसेंट्रिसिटी कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस साइन के साथ जो है वो डिवाइडेड बाय प्लस साइन के साथ जो है वो। हाँ भाई, मैं कहता ये वाला फॉर्मूला जो यूज होगा, अपन इसका इसेंट्रिसिटी निकाल रहे थे इस हाइपरबोला का, तो बेटे कितना आ जाएगा 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, है ना, और 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2। तो एक का इसेंट्रिसिटी आ गया 2, यहाँ पर वैल्यू रख दिया, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4 1/e2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपन ने यूज कर लिया। और 1/e2 का स्क्वायर 1 - 1/4, बेटे 1 - 1/4 कितना होगा 3/4। फिर इसमें अपन ने क्या किया, रेसिप्रोकल ले लिया, इधर का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा e2 का स्क्वायर। बेटे इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा 4/3, अंडर रूट ले लिया, 4 का रूट आएगा ये, 3 का रूट आएगा √3। तो बेटे इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कॉन्जुगेट टू दिस इज कितना आएगा 2/√2। ठीक है, ये अपना आंसर। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में बस ये याद रखना आप लोग कि 1 की जगह क्या करना होता है -1, पर ये ध्यान रखना कि वो होता है कॉन्जुगेट वाला कैसा होता है, ऊपर, एक का मुंह ऊपर एक का मुंह नीचे। और अपने स्टैंडर्ड हाइपरबोलास कैसे होते हैं, एक का मुंह राइट साइड एक का मुंह लेफ्ट साइड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टा, लेट्रा रेक्टा। लेट्रा रेक्टा मतलब एक कंप्लीट जो कॉर्ड है या लाइन सेगमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टा ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू वेयर ई इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। तो बेटे मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बेटे, स्लोप ऑफ लाइन की बात कर रहे हैं। टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटी है ना, तो बेटे टेंजेंट लाइन, बेटे लेटस रेक्टम के एंड्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं एक बार बना लेते हैं। जैसे ये बेटा हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला है, और ये बेटा इसका एक एंड होता है ना, ये फोकस होता है। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटे AE, 0, और ये जो ऊंचाई होती है ना, ये बेटा कितना होता है b²/a। तो बेटा लेटस रेक्टम के एंड कितने होते हैं AE, b²/a। अच्छा, तो क्या बोल रहा है ये, अपने से पूछा है कि टेंजेंट लाइन का स्लोप बताओ। तो अपन ने क्या किया, जहां जहां x² है उसको रिप्लेस कर दिया x1 से। बेटे x1 क्या है अपना, x1 है AE, और बेटे y1 कितना है b²/a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लेटस रेक्टम के एंड्स अपने को याद होने चाहिए। एक होता है AE b²/a, एक होता है AE - b²/a, और बेटे यहाँ कितना आएगा -AE b²/a। यहाँ पर बेटा ये वाला एंड क्या होगा -AE - b²/a। ठीक है, मैं क्या कहता, x² को रिप्लेस करना है x1 से, y² को रिप्लेस करना है y1 से। बेटे 2x को रिप्लेस करना होता है किससे, x + x1 से, और महारथियों 2y को क्या करना होता है y + y1 से, और बेटे 2xy को किससे रिप्लेस करना होता है xy1 + yx1 से। कर दिया अपन ने, यहां पर पटक दिया,
तो एक्स स्क्वायर की जगह कितना आएगा, एक्स इंटू ए ई अपॉन में कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा बेटे बी स्क्वायर बाय ए, और अपॉन में कितना आ रहा है बेटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक ए गॉन, बी स्क्वायर गॉन, तो कितना आएगा एक्स ई बाय ए माइनस वाई बाय ए। ये तो बहुत ही सुंदर है, इसमें ए पट उधर ले गए या। अब इसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कैसे लिखा बेटे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके लिखा, ताकि y का कोफिशिएंट 1 तो राइट साइड x का कोफिशिएंट क्या दे दे स्लोप, तो ऐसे लिख लिया y इज इक्वल टू ई एक्स माइनस ए। तो दिख रहा है अपने को लाइन का स्लोप है ना, स्लोप का वैल्यू कंपेयर करके कितना आ गया बेटे e, और जो बेटे y इंटरसेप्ट होता है c वो कितना आ रहा है माइनस ए। ऑल राइट, तो भाई क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट इज इक्वल टू, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट बेटे कितना आ गया e है ना। अब ऐसा नहीं है कि केवल इसी का पूछा है ना, सबका पूछा है ना, ये जो पॉइंट है समझाया है मैंने, ए ई माइनस बी स्क्वायर बाय, इस पे टेंजेंट लिख के देखते हैं। तो अगेन एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन माइनस वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, यह जाएगा बी स्क्वायर बाय, और बेटे नीचे कितना था बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 1 गॉन, एक ए गॉन एक्स ई बाय ए, और माइनस माइनस का बेटे क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या करें बेटे, इसमें ए को उधर उचका दिया, अगेन किससे कंपेयर करना है अपने को, इससे, तो बेटे y कितना हो जाएगा माइनस ई एक्स प्लस ए। अब की बार x का कोफिशिएंट कितना रहा है बेटे माइनस ई, पर महारथियों इस बात को समझो कि मॉड ऑफ e और मॉड ऑफ माइनस ई तो क्या होंगे सेम नंबर, तो स्लोप का मॉड्यूलस तो कितना आ रहा है बेटे e, ठीक है, e अपना आंसर है। तो अपने ऑप्शन में देखा आंसर कितना आ रहा है e, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना काफी है ना, आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सन पे स्टार्ट करेंगे अगले पेपर के डिस्कशन के साथ विद कंप्लीट रिवीजन ऑफ दैट टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।